हेलो स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज के सेशन में चैप्टर 7 सीए फाउंडेशन का फाइनल अकाउंट, जिसका वेटेज जनरली स्टूडेंट्स देखते हैं कि 15 टू 20 मार्क्स का ऑन एन एवरेज एग्जाम में पकड़ता है। पहले तो अपन एक समझते हैं कि एनालिसिस पास्ट एग्जाम में कंसिस्टेंटली जो वर्ड है, आपको भी पता है 15 टू 20 मार्क्स का। जैसे ही ये माइंडसेट में 15 टू 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है कि एक बड़ा सा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा। हमने जैसे 11 12 में धबाधब चालू कर दिया था, ये एसेट्स है, ये लायबिलिटीज है, ये आपका ट्रेडिंग डेबिट है, ट्रेडिंग क्रेडिट है, और आपको क्या मिल जाएंगे, 20 मार्क्स से 15 टू 20 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा धोखा यहीं पास आपको मिल जाता है, बिकॉज जब आप बोलते हो 15 टू 20 मार्क्स, तो सबसे पहले अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का जब एनालिसिस, आप कंक्लूजन बस सुनो, बिकॉज हर एक पेपर के बारे में आप इन डिटेल जाओगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, कंक्लूजन यहाँ बस क्या है कि एक क्वेश्चन आता है आपका 10 मार्क्स का और दूसरा आता है 5 मार्क्स का। तो एक चीज तो आपको कंफर्म हो रहा है कि जब आपको 5 एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये फाइनल अकाउंट का फुल सम तो आने वाला आपको जल्दी नहीं है। जब ये आपको 5 टू 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो फुल फाइनल अकाउंट का सम आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन, जब भी एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली 15 टू 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का तो आना बंद हो गया है जनरली, 15 मार्क्स का पूछ रहा है, तब वो क्या पूछता है, अटैच टू क्या पूछेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों चीजें पूछेगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी प्रीवियस एग्जाम्स का देखा जाए, 18 19 20 हर साल दो दो पेपर हो रहे हैं, तो वहां पास रेशियो रिसेंट एग्जाम्स में ही ज्यादातर क्या आया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को पूछा गया है। नहीं तो पहले भी पूछा गया है, लेकिन कैसा पूछा गया है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ओनली रेलिवेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो सबसे पहले एक ये मार्क्स को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, स्टूडेंट्स क्या करता है, बड़े बड़े सम्स में पूरा फोकस कर देते हैं और छोटे छोटे सम्स को भूल जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करने का है, छोटे छोटे सम्स जो कहां दिए हुए हैं आपके मॉड्यूल में, पूरा उस पर फोकस देना है। सेकेंड थिंग, यदि जो भी यहां तक भी लेक्चर देख लिया है, तो सबसे पहले तो पूरे रिवीजन सेशन कैसे होने वाले हैं, उसमें क्या कंटेंट है और अपन को क्या क्या चीजों का ध्यान देना है और हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं, उसके लिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ये पूरे सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स का रिवीजन का पहले वो देख लें। चलो वापस आते हैं। अब जब ये 10 टू 5 मार्क्स है तो बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और वो छोटे छोटे क्वेश्चंस कहां दिए हुए हैं, आपके कहीं और नहीं दिए हुए हैं, आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं। और पास्ट ईयर का और एक्सपीरियंस आपको लेना है तो आपके मॉड्यूल से छोड़ के कुछ भी बाहर जल्दी आया अभी तक नहीं है। तो आपको कहां स्टिक टू रहना है, आपके मॉड्यूल में, और कुछ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर रहिए, आरटीपी एमटीपी भी। इससे ज्यादा आपको अलग से कोई भी यूनिक क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखनी है आपको, मॉड्यूल का कर लिया तो आपके ये 5 और 10 मार्क्स तो पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट को भी पता है कि आप पिछले 25 सालों से, आपके लिए तो 25 साल हो गए, आप फाइनल अकाउंट्स में इतने डूब चुके हो कि आपको एक नॉर्मल सम अच्छे से आता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो वो भी आपसे 11th और 12th का एग्जाम नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सीए फाउंडेशन का। और दूसरा स्टूडेंट एक और बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है, वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली रिवीजन में उतर रहा है तो क्या कर रहा है, सिर्फ पास एग्जाम क्वेश्चन पेपर या कि बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेता है, बोलता है हाँ अपने को आता है। बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट कहां दिए हुए हैं, जब आपका बहुत बड़ा चैप्टर है फाइनल अकाउंट, ये 11 12th में इसका हार्डली 10% भी कवर नहीं हुआ इनके कंसेप्ट के रिगार्डिंग। जिन लोगों को मिथ है कि हाँ हमको सब पता है फाइनल अकाउंट के बारे में, हमने 11 12th में फोड़ दिया, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया था प्रीलिम्स में भी और सब जगह, तो पहले अपने आप को थोड़ा संभालो। आपने 11 12th में 10% भी नहीं पढ़ा है। आज अपन रिवीजन में वो सारी चीजें कवर कर लेंगे। आपको क्या करने का है, सिर्फ स्क्रीन को देखने का है, मेरे को देखने का, जो चीज मैं बता रहा हूँ फास्ट फास्ट से। और मेन इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा मैं मॉड्यूल से कवर कर रहा हूँ, तो जिन स्टूडेंट ने इनकेस मॉड्यूल रेफर नहीं किया है, उनको लगता है कि यार मॉड्यूल में कुछ बहुत बड़ी चीज मिस हो गई है, तो मैं सब चीजें कवर करने वाला हूँ। ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, इतना बड़ा थ्योरी का पूरा पार्ट दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे यूनिक कंसेप्ट उसके अंदर दिए हुए हैं, वो सब मैं यहाँ पास कवर कर लूंगा। तो आपको क्या करने का है, थोड़ा सा पुश बैक कर लो अपनी सीट्स को और आराम से बैठ जाओ। चलो चालू करें। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सबसे पहली पार्ट आ जाता है यहाँ पास, पार्टनरशिप का कोई रोल नहीं है यहाँ पास, सिर्फ आपकी 11th स्टैंडर्ड का सोल प्रोप्राइटरशिप है। लेकिन ये आया कहां से और इसके लिए आप इतने सालों से बहुत सारी मेहनत करते हुए आए हो।
सबसे पहले आता है कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं और हम इनमें से कौन से ट्रांजैक्शन को यहाँ पास रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को यहाँ पास रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे हम, आइदर सब्सिडरी बुक नहीं तो जर्नल में करते हैं। उसको रिकॉर्ड करने के बाद हम उसकी लेजर में क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। लेजर की पोस्टिंग के जो लास्ट के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उससे अपन क्या बनाते हैं, उसकी समरी बनाते हैं। उस समरी को अपन बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। उस ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स नहीं बनता है। यहां पास मैं आपके लिए ट्विस्ट गुजर लाता हूं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती है। सबसे पहले आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करोगे, जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 एंड 3 में है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिन स्टूडेंट ने रिवीजन या उसको स्टडी किया हो, तो वहां पास रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस, rectification after trial balance, rectification before preparation of final account and rectification after preparation of final account. Do you all remember? So यहां पास कौन सा आने वाला है, rectification before preparation of final account. So ये भी एग्जामिनर आपको जब फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पूछता है तो इसका आप समझ, अच्छा आप लोग को आज तक पता ही नहीं था कि इसके भी आप एडजस्टमेंट आज तक करते आ रहे थे और इसको आप क्या बोल देते थे, एडजस्टमेंट। सो जितने भी आप पॉइंट आज तक एडजस्ट करते आ रहे हो और जब सबको आप बोल देते वो एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट नहीं थे। कुछ पार्ट उसमें से क्या था, रेक्टिफिकेशन था। तो आपको डरने की पहली बात जरूरत नहीं है, आप आज तक बहुत सारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करते आए हो, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर आपको इस फाइनल अकाउंट्स के बीच में यदि क्वेश्चन को नॉर्मल भी क्वेश्चन दे रहा है फुल 15 मार्क्स का, तो भी इसके अंदर क्या इनकॉर्पोरेट कर देगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एडजस्टमेंट। और तीसरा एक और बहुत ज्यादा स्टूडेंट भूल जाता है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। इस टाइप के बहुत सारे कंसेप्ट जितने भी हैं सब लाके, अब देखो there are so many topics, examiner cannot ask from each and every topic। तो उसको पूछने का क्या तरीका है, फाइनल अकाउंट किसी के अंदर भी डाल के मिक्स करके आपको दे देना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रेक्टिफिकेशन का स्पेशल 10 मार्क्स का क्वेश्चन वो सेपरेटली आता है, ऐसा मत सोचना। हाँ, ये बहुत बार वो स्किप करके क्या कर देता है, कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर देता है, नहीं तो इंडिविजुअल क्वेश्चन भी छोटे मार्क्स का पूछ लेता है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं जो कहाँ आने वाली हैं आपके, और ये सब हम कवर करने वाले हैं। तो ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स को बनाने से पहले ये सब चीजों का भी हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट आते हैं हमारा फाइनल अकाउंट। जब ट्रायल बैलेंस को ये सारे करेक्शन कर लोगे तो उसके बाद आप क्या करने वाले हो आप क्या करने वाले हो, अब आप कुछ लोग बोलेंगे इसमें सर क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ये सब तो आएगी। क्या आएगी, क्लोजिंग एंट्रीज, और फिफ्थ क्या आएगा, एडजस्टमेंट एंट्री। उसी को मैं बोल रहा हूं यहां पास एडजस्टमेंट। तो ये सारी एंट्रीज करने के बाद ही आप कहां पहुंचते हो, फाइनल अकाउंट्स में। और फाइनल अकाउंट जब आप बनाते हो तब उसके अंदर कितने अकाउंट आते हैं आपके, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट में बैलेंस शीट, दैट इज अ स्टेटमेंट है। अब जो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट है वो यूनिट 1 में कवर होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यूनिट 2 में होता है। यूनिट 2 का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम आज ही के सेशन में करेंगे, लेकिन उसका सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है, स्टूडेंट को क्या भूल जाता है। तो मेरा पूरा लेक्चर 1 आवर 15 मिनट्स का उसको स्किप करके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखने से अच्छा है वो सेपरेट लेक्चर रहेगा। तो आपको जितने बार भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रिवाइज करना होगा तो आप उससे डायरेक्टली रेफर कर लेना। तो दो पार्ट में इसको बनाएंगे, एक फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। लेट्स बिगिन विद द, होप यहां तक आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट एक बहुत और इंपॉर्टेंट, एक गोल्डन रूल के पॉइंट ऑफ से देखते हैं, फास्ट से देखने चलते हैं। जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वो किससे बनता है, गोल्डन रूल में कौन कौन से, गोल्डन रूल क्या क्या है आपके, पर्सनल, रियल, नॉमिनल है। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नॉमिनल में डेबिट व्हाट कम्स इन, ऐसा होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बहुत फ्लो में है ना। आपको 11th की पढ़ी हुई बहुत सी बातें भूल गई होंगी, लेकिन वो सब आपके कहाँ आने वाली है, फाउंडेशन में काम आने वाली है। नॉमिनल अकाउंट के बाद पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड रियल अकाउंट में क्या आता है आपका, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में नॉमिनल खर्चे वगैरह, एक्सपेंस एंड इनकम। पर्सनल में जिसमें नेम इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हम किससे रिसीव करने वाले हैं, किसको, गिवर है, रिसीवर एंड गिवर आता है। रियल में क्या, रियल में माउस, लैपटॉप, कंप्यूटर, बिल्डिंग, फर्नीचर क्या इन एंड आउट हो रहा है।
अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट के जितना भी आइटम है, कौन कौन से हैं, वेजेस, सैलरी, एक्सपेंसेस, जितनी भी ये सारी चीजें हैं, सेल्स एंड ऑल, ये सब किससे रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट से। और नॉमिनल अकाउंट के जितने भी आइटम है अल्टीमेटली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाके एब्जॉर्ब होते हैं। व्हाट डू मीन बाय एब्जॉर्ब होते हैं, इसके जितने भी आइटम है, या कि आपके नॉमिनल अकाउंट के दो बैलेंसेस होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। जितना भी डेबिट आइटम है वो सब कहाँ आएगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल के डेबिट साइड आएगा। और जितना भी नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट आइटम है, अब नॉमिनल अकाउंट के जल्दी जल्दी से एग्जांपल दीजिए, बताइए। सैलरी, वेजेस, परचेज, बोलिए, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, सेल्स, हाँ सेल्स भी है। ये सब आइटम किसके हैं आपके, तो ये सब किसके आइटम है आपके, नॉमिनल अकाउंट के। ये सब के जो भी बैलेंसेस हैं अकॉर्डिंगली इन सब के क्या रहेंगे आपके, डेबिट बैलेंस है एक्सपेंसेस के, और सेल या आपका क्या है, इनकम है, इसका क्या बैलेंस रहेगा, क्रेडिट। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ये पोस्टिंग होगा। सर ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर आता है, तो पर्सनल और रियल अकाउंट से सिर्फ क्या बनती है आपकी, बैलेंस शीट। दूसरा एक और आइटम, नॉमिनल अकाउंट का कोई भी बैलेंस नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। आप लोग बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड सैलरी, ये कोई नॉमिनल अकाउंट का आइटम नहीं है, ये कौन सा आइटम है आपका, पर्सनल अकाउंट का है। दूसरी चीज, सर कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। आपने एक और आइटम है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा आइटम है आपका सर, अपन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, वो हमारा नॉमिनल आइटम है क्या नॉमिनल आइटम, नहीं, इट्स अ योर एसेट्स, इट्स अ रियल अकाउंट, ठीक है। और हम जो बच्चे पढ़े हुए हैं अच्छे से, अब वो वर्ड मेरे को चाहिए फिर से एक बार, हम अल्टीमेटली क्लोजिंग स्टॉक फिर ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों लिखते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। आ रहा है बहुत लोग के मुंह से, क्या आ रहा है, मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए कि जितने कॉस्ट का गुड्स हमने सोल्ड किया है उसको मैच किया जाए। बहुत सारे आइटम है जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं ड्यू टू व्हाट, फॉर द मैचिंग कंसेप्ट। वो एक्चुअल में आपकी इनकम नहीं है, लॉस बाय फायर आपका इनकम है, सेल कर रहे हो आप, क्या है वो, ठीक है। तो इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक भी है, वो भी ड्यू टू द मैचिंग कंसेप्ट उसको वहां पास लाया गया, ठीक है, जिसने वो साइड में रखते हैं। जो चीज नहीं याद है, नहीं मालूम है, इस सिचुएशन में रिवीजन के टाइम पे उसको छोड़ते जाने का। अब बात आते हैं पर्सनल एंड रियल का। सबसे पहली बात है, रियल अकाउंट का सिर्फ और सिर्फ कौन सा बैलेंस होता है इस दुनिया में, डेबिट बैलेंस होता है। और डेबिट बैलेंस से ही सिर्फ क्या बनता है, एसेट बनते हैं। तो एसेट्स में, एसेट साइड में जो भी आइटम होते हैं उन सब का बैलेंस क्या होता है, ऐसा भी बोल सकते हो, डेबिट होता है। तो रियल अकाउंट का जितना भी बैलेंस होगा, आंख बंद करके कहां जाएगा आपका, एसेट्स में, या उसका बैलेंस क्या रहता है, डेबिट रहता है। पर्सनल अकाउंट के डेबिट भी बैलेंस होते हैं और क्रेडिट भी बैलेंस होते हैं। डेबिट बैलेंस कहां जाएगा आपके, एसेट्स में जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है आपका, लाइबिलिटीज में आएगा। ओके, पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आपका लाइबिलिटी, ये सब डिटेल में हो चुका है। जो चीज आप लिंक कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं लिंक कर पा रहे हो तो उसको छोड़ते चलो, बिकॉज मेन चीजें आने वाली है। डन। इनकम स्टेटमेंट है, पोजीशन स्टेटमेंट है, आपके बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएनएल के बारे में बताया गया है। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट एंड पेमेंट के बारे में। कैपिटल, यहां पास इतना ही बस देख लीजिए। कैपिटल रिसीट जो होती है वो कैपिटल एसेट्स को सेल करने से आती है, या कि आपकी जो रेवेन्यू रिसीट रहती है वो आपकी कौन सी है, डे टू डे रेगुलर एक्टिविटी करने से जनरेट होती है। ओके, जो भी पेमेंट आप रेगुलर कर रहे हो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट एंड पेमेंट। जो आपका क्या है, कैपिटल एसेट से डील होके आ रही है, वो उसको बोलते हैं अपन क्या, लाइक अभी आप लोग समझ रहे हो, कैपिटल एसेट्स आपने खरीदा, जो पेमेंट किया उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल पेमेंट में जाएगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस, आपने एसेट्स को खरीदा है, आपने एसेट्स को सेल किया है, जो पैसा आ रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, कैपिटल रिसीट। इसका ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट आते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का आपस में रिलेशंस के बारे में बोला है। जो आइटम आपके पीएनएल में आउटस्टैंडिंग लेस, आप ऐड करते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करते हो, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। वो सब किसके थ्रू पास होता है, जर्नल एंट्री के थ्रू, जिसको अपन किसके अंदर कवर करते हैं, आइदर उसको बोला जाता है क्लोजिंग एंट्रीज, नहीं तो एडजस्टमेंट एंट्री, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन।
जैसे सैलरी टू कैश, हमारा सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, लेकिन सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी तो आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और ये आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और इसका बैलेंस ये क्रेडिट हो रहा है, तो इसका नेचुरली बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट ही रहेगा, और ये क्रेडिट बैलेंस कहां जा सकता है इस दुनिया में, बैलेंस शीट के सिर्फ लाइबिलिटी साइड में जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ चीजें को याद रखना। मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी, यही पास मैं उसको कवर कर लेता हूं। ये मैंने लिखा और इसका अमाउंट है 500, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। बताओ अब ये कहां जा सकता है, और इसका बैलेंस एक डेबिट है, क्रेडिट है, ये ट्रायल बैलेंस मैंने बता दिया, ये मैंने बहुत बार आपको सिखाया है, ये बनता रहेगा तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। क्या लिखा है, कौन पढ़ के बताएगा, कोई है इस देश का, कोई तो होगा। समझ में आ रहा है क्या, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं इसका एकदम क्लियरली, बोल रहे हैं सर ये डेबिट बैलेंस है, इस दुनिया में दो ही जगह डेबिट बैलेंस को इम्पैक्ट दिया जा सकता है, एक होता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल के डेबिट साइड, नहीं तो दूसरा होता है एसेट साइड। अब आप दोनों में से किसी एक, इसका कितना इंपैक्ट जाता है, ट्रायल बैलेंस का सिर्फ सिंगल इंपैक्ट जाता है। अब वो आप या तो ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट साइड लिख दो, और है ये, और है ध्यान रखना, या को आप कहां लिख दो, एसेट साइड में लिख दो, आपकी बैलेंस शीट क्या होने वाली है, टैली होने वाली है। इसी तरह एक और मैंने लिख रहा हूं, ये पढ़ लेना, पता चल जाए तो बताना, ये 10,000 है। अब ये आप दो ही जगह आ सकता है, या तो लाइबिलिटी साइड आ सकता है, नहीं तो आपके इनकम साइड, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल आ सकते हैं, तब भी आपकी बैलेंस शीट क्या होगी, टैली होगी। और 90% चांस है कि जो बैलेंस शीट टैली हो रही है वो सेम अमाउंट से भी हो सकती है, क्योंकि आपने तुक्का लगाया तो मे बी आपने सही साइड लिख दिया हो, ठीक है, या इम्पैक्ट सही गया है, तो आपके चांसेस हैं। ये बेसिक बेसिक फंडामेंटल आप याद रखेंगे, कोई एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। एक तरीका है इम्पैक्ट दो, तुक्का सही लग जाए, 500 से है, दो चीज होनी होनी है, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। आपको भी पता है कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, ये आपके डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है, ये आपका डेबिट इफेक्ट है और ये क्रेडिट इफेक्ट है। इन चार में से कहीं पास भी एक बार डेबिट में लिख दो, एक बार क्रेडिट में लिख दो, आप काम करो यहाँ यहाँ लिख दो, तो भी बैलेंस शीट टैली होगी। नहीं लिख, कोशिश करो अलग अलग जगह लिखो, एक डेबिट जाने वाला है तो कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, और एक क्रेडिट जाने वाला है तो यहाँ लिख दो, ठीक है। तो पहला तो मैं एक जुगाड़ बता रहा हूं, देखो ये मैं गलत सिखा नहीं रहा हूं, देखो बच्चों, जब बहुत ही यूनिक इंस्टीट्यूट है, आप इंस्टीट्यूट दुनिया में किसी पे भी भरोसा कर सकते हो, इंस्टीट्यूट पे भरोसा नहीं करने का, तो कुछ भी डिफिकल्ट सम आ जाए तो अपन तो खाली पेपर छोड़ के आने नहीं वाले, अपन को सारा यूएसपी वगैरह पता ही है, अपन को कैसे, हाँ, पास्ट स्टूडेंट से भी आपने सब सीख लिया है ये सब चीजें। सो कुछ भी हो जाए तो ये एक बेसिक फंडामेंटल जिसको बोला जाता है अकाउंट का, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ फाइनल अकाउंट, जिसमें पूरा देश और दुनिया डरता है, दुनिया में पूरे सब जगह यही फाइनल अकाउंट पढ़ाया जा रहा है। क्या डरते हैं बताओ, क्या एक डर है, बैलेंस शीट टैली नहीं होती। सिर्फ आज के बाद आपको क्या करना है, डेबिट आइटम आप काम करो, आप समझ रहे हैं ना, आपको परचेस का डेबिट आइटम कहां आता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आता है, एक काम करना आप उसको एसेट साइड में लिख दो, तो भी आपकी बैलेंस शीट एज इट इज सेम अमाउंट से टैली हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ये लिखना नहीं है, मैं ये समझाना चाहता हूं आपको, ऐसा कोई आइटम जिसमें आपको कंफ्यूजन आ रहा है और आप लिख दोगे तो आपकी बैलेंस शीट, और एग्जामिनर क्या करेगा बताओ, हर एक आइटम चेक करने का उसके पास टाइम है क्या, नहीं, आपकी बैलेंस शीट टैलीड है। सबसे पहले आपका मार्क्स कहां कट जाता है, या कि आपके ऊपर शक की निगाहों से वो कब देखना चालू करता है, जब आपकी बैलेंस शीट टैलीड ही नहीं रहती है और आप परेशान रहते हो, आपका टाइम भी वेस्ट होता रहता है। तो हर जगह से आपका अलग अलग टाइप का बेनिफिट है, ये सब पढ़ने की कोशिश मत करना, ना इंडिया पाकिस्तान जापान फ्रांस कहीं भी ये आप चीजें नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। सो ये एक फंडामेंटल क्लियर हो रहा है, क्या बैलेंस शीट आपकी टैली होगी, हाँ, सिर्फ आपको किस चीज का फंडामेंटल याद रखना है, डेबिट है या क्रेडिट है। कुछ लोग बोलेंगे सर एडजस्टमेंट में कैसे पता चलेगा डेबिट है कि क्रेडिट है, वो भी मैंने बता दिया आपको, एक आइटम डेबिट में इफेक्ट दे दो, दूसरा क्रेडिट में दे दो, बैलेंस शीट टैलीड है। अब स्टूडेंट क्या करता है, फंडामेंटल एरर करना चालू करता है, आधे से ज्यादा वो बहुत बार क्या करता है, वो निगेटिव एंड पॉजिटिव फिगर में कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो क्या करता है कि दोनों आइटम डेबिट डेबिट में लिखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ निगेटिव फिगर लिखा है उसने, डेबिट साइड में निगेटिव फिगर लिखा है,
और यहाँ क्या लिख रहा है, ये क्रेडिट हो चुका, फिर से वो कहाँ लिख रहा है, लायबिलिटी साइड में लिख रहा है। ये मालूम है क्या हुआ, निगेटिव आप डेबिट साइड में लिख रहे हो, इट मींस आपने क्रेडिट किया और फिर से आपने क्रेडिट कर दिया। नहीं सर आपने तो बोला था, अरे डेबिट साइड मतलब अमाउंट डेबिट होना चाहिए बच्चों, अमाउंट डेबिट होना चाहिए, डेबिट साइड में डेबिट अमाउंट होना चाहिए। अब एक काम करो, आपने यहाँ क्रेडिट साइड लायबिलिटी में लिखा है ना, तो एक काम कर सकते हो, यहाँ निगेटिव क्रेडिट साइड में लिख सकते हो। निगेटिव क्रेडिट साइड में लिखा है, इट मींस डेबिट हुआ। निगेटिव क्रेडिट ये कैसे होता है, अरे बच्चों आप लिखते हो माइनस सेल्स रिटर्न, एक्चुअल में ये क्या है, माइनस सेल्स रिटर्न इज अ डेबिट अमाउंट। समझ में आ रहा है, अरे सेल्स सेल्स का फिगर क्या होता है, क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का डेबिट। तो परचेस का फॉर एग्जांपल क्या है, डेबिट है, तो परचेस रिटर्न का क्या होता है, क्रेडिट। तो परचेस रिटर्न को क्रेडिट साइड में तो लिखते नहीं है, हम कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में ही माइनस फिगर लिखते हैं, तो वो क्या बन जाता है, क्रेडिट बन जाता है। समझ में आ रहा है क्या, तो इन सब चीजों का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। चले आगे, समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ पर पूछ रहा था रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर जो अपन पीएनएल में लिखते हैं, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट इज नॉट अ पीएनएल आइटम। सर आपने सिखाया आउटस्टैंडिंग, तो बहुत बार स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन में सैलरी नहीं दिया है, क्वेश्चन में सैलरी नहीं दिया है, वो लिखता है मेरे पास आ जाए आंसर शीट तो मैं तो फाड़ के फेंक दूं, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख के आता है। आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी इस दुनिया में बन ही नहीं सकती पीएनएल अकाउंट के अंदर। क्यों नहीं बन सकती, कौन बताएगा, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट का आइटम है। आपको लिखना भी है, बहुत मस्ती चढ़ी है, तो क्या लिखो, टू सैलरी जीरो माइनस प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्लीज फिर अमाउंट, जो अमाउंट लिखो फिर आउट हटा लो मेरे को। इसी तरह इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा केस क्या होता है कि जब आप लोन लेते हो तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता, ट्रायल बैलेंस में आपको बोलता है इंटरेस्ट 14%, एट द रेट ऑफ 14% से लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, वो आउटस्टैंडिंग है, आप क्या लिखते हो, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, बट इट इज नॉट एक्चुअली फिजिबल। बट ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो इसको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है एग्जाम में। ये भी फंडामेंटल क्लियर हुआ आपका। चलो नेक्स्ट आते हैं, देखो फिर से आ गया इसने मैचिंग प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ बात किया, बोलता है कि जो भी एक्सपेंस आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो डायरेक्टली रिलेटेड टू, अपन क्या पढ़ते हैं, उस एकेडमिक ईयर, उस एकेडमिक बोल रहा हूं, उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ट्रू, बट दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिलेटेड टू दैट इनकम। फाइनेंशियल ईयर में होता भी है बहुत बार, लेकिन वो उससे क्या नहीं रहता, उस इनकम से रिलेटेड नहीं रहता, या कि जो एक्सपेंस आपने किया है वो नेक्स्ट ईयर की इनकम के लिए, तो वो एक्सपेंसेस इस साल का नहीं कहलाएगा, दैट शुड बी इन लाइन विथ व्हाट, इनकम। ठीक है, तो यहां पर देखना, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू शुड बी प्रॉपर्ली मैच, लेकिन जो एक्सपेंसेस को आपने इस साल किया है लेकिन उसके अगेंस्ट में जो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है नेक्स्ट ईयर है, उन एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग बोल रहा हूं, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंसेस नहीं है। समझ में आ रही है, इसी तरह क्या होता है, मैंने कंफ्यूज करके आपको बोला है, लेकिन आप इन बात को ध्यान रखना, सर्टेन रेवेन्यू एंड इनकम entered in the trading P&L account, all expenses relating to it, उसके इनकम से रिलेटेड वाला ही सिर्फ क्या आएगा, एक्सपेंसेस आएगा। यदि कोई एक्सपेंसेस आपने अपकमिंग ईयर्स के लिए पे किया है या कि उसके अगेंस्ट में रेवेन्यू इस साल जनरेट नहीं हो रहा है, वो सारे एक्सपेंसेस क्या बोलते हैं, उसको अपन प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देना। इसी तरह काम आता है किसके बारे में, हमारी इनकम के बारे में भी, इनकेस वो इनकम हमारे ईयर, इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर जनरेट होने वाली है, तो अपन उसको क्या करेंगे, एक्रूड इनकम। अब मैं इस सेशन में और इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में एक्रूड, अक्रूअल, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन सब दुनिया में इतने सारे शब्द हैं, सबकी मीनिंग अलग अलग है, मैं इस सेशन में उसको कवर नहीं करूंगा, बिकॉज नहीं तो उसके ऊपर ही एक सेशन लग सकता है। नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अब बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको यहां से याद रखना है, आने पूरे दिमाग खोल के, आपको कुछ नहीं लिखने का है, कुछ भी नहीं लिखने का है, आराम से देखते रहो। एक कंसेप्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो स्टूडेंट बहुत बार भूल जाता है, इसमें क्या है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये तो हो गया, लेकिन परचेज में माइनस क्या होगा, परचेज रिटर्न भी आ जाएगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं लेस परचेज रिटर्न। ठीक है, इससे क्या निकल के आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एग्जामिनर आपसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को बोल देगा 5 मार्क्स के लिए, अब लेकिन बस,
और फिर उसमें क्या लिख देता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेस भी लिख देगा, सब लिख देगा। आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ डालना है, बहुत सारे फिगर्स गायब कर देगा, बोलेगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसमें आपको क्या दे सकता है, बोलेगा ओपनिंग स्टॉक गायब कर दिया है, ओपनिंग स्टॉक गायब कर दिया है, क्वेश्चन मार्क है, और फिर बाकी सारे फिगर्स आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेस ये दे दिया है। आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया था, मैं कैसे बनाता, ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं इसलिए मैं लिख के नहीं आया। समझ में आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को तो उड़ा ही दिया सर, ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं था। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी, अब एक काम करते हैं, परचेज ही नहीं देगा, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई, बहुत स्मार्टली ऐसे सिचुएशन में आपको क्या है क्वेश्चंस को, आप बोलोगे सर ये सिलेबस में नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया आपको इशारे समझने के लिए। तो मैंने क्या बताया, ओपनिंग स्टॉक भी क्वेश्चन मार्क बन सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी, परचेज भी, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सब कुछ को भी आपको क्या दे सकता है एग्जामिनर, क्वेश्चन मार्क बना के दे सकता है। बहुत बार फिल इन द ब्लैंक वाला भी कंसेप्ट आपसे पूछ लेगा, क्वेश्चन मार्क कर देगा, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कर देगा, बोलेगा फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, कुछ लोग ने, स्टूडेंट ने अभी रेवेन्यू एंड रिजर्व के बारे में उसको रिजर्व एंड प्रोविजन के बारे में क्वेश्चन पूछा, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आया था, आपको आधी लाइन लिखनी थी, आधी लाइन 5 मार्क्स के लिए, इतनी बड़ी लाइन लिखनी थी, बस आपको 5 मार्क्स मिलने थे। उसके ऊपर क्वेश्चन क्या था, ये बस ये बता दो ये आइटम प्रोविजंस हैं कि ये रिजर्व्स हैं। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप बोलते हो लेंदी है पेपर, यदि आपको नहीं आएगा, नहीं पढ़े रहोगे कंसेप्ट, तो प्रॉब्लम आएगी। क्या समझ में आई क्या यहाँ पास बात, तो यहाँ पास इसने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड किए, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके क्या निकाला है उसने, क्लोजिंग स्टॉक निकाला हुआ है। सो समझ में आ रहा है क्या यहाँ पास वाली चीजें, क्या इसको और डिटेल में जानने की जरूरत है, क्या कंसेप्ट याद रहेगा। यदि अब मैं बोल दूं क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, कौन बताएगा क्या होगा फॉर्मूला, सीधा आपको करना है, सेम फॉर्मूला लिखना है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सिर्फ ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो इस साइड था वो क्या आ जाएगा यहाँ पास बन के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपका क्या निकल आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रही है बातें, इसी को यदि अपन फॉर्मेट में निकालने की कोशिश करें, तब भी आपको बता दूं एक बार, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ आता है आपका ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो जो ये आया है आइटम, तो यहाँ पास एक आएगा, जब तक मैं यहाँ पास क्लोजिंग लिखा हूँ, यहाँ पास क्या आएगा कौन बताएगा, वो माइनस क्लोजिंग नहीं आएगा, हाँ क्लोजिंग आएगा, मतलब वही समझो, यहाँ भी प्लस परचेस नहीं आएगा। ठीक है, मैं फॉर्मूला को यहाँ पास पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस परचेस रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये टैली हो जाएगा, बोलोगे टैली हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पास नाम से समझो ये क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने कॉस्ट की गुड्स हमने सोल्ड की है। ये सेल कब बनेगा, जब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे। यदि 100 रुपए का ये गुड्स है, 50 रुपए प्रॉफिट है, जब आप 150 आप क्या लिखते हो, सेल लिखते हो, तब जाके यहाँ पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट 50 आता है। समझ में आ रहा है, कुछ कुछ चीजें ध्यान आ रही, हमने बहुत घुस घुस के पढ़ा हुआ है बच्चों, अब लेकिन ऐसे हाउले टाइप को मत करो, लेकिन ये चीजें हैं आपके लाइफ में, और जितना करूंगा उतना ही आपको लगेगा, लेकिन ऐसे कंसेप्ट में यदि आप मिस कर रहे हो तो छोटे छोटे कंसेप्ट आप याद रखते जाना। ठीक है, चलें आगे, उसने क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, कॉस्ट ऑफ, अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए पूछा हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द डे, जब भी आपको वर्किंग नोट एकदम टॉप में, कॉस्ट ऑफ गुड्स इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिख लेना, उसके बाद जो भी आपको निकालना होगा निकालने का, कोई भी मिस्टेक करने की हवाबाजी में जरूरत नहीं है। ठीक है, चलें आगे, ध्यान रखना क्वेश्चन में बहुत बार ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रायल बैलेंस में जब आइटम दिया रहता है तो वो क्या कर देगा आपके लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी डाल देगा, कुछ आइटम गायब कर देगा, कुछ एक्स्ट्रा आइटम डाल देगा। तो आपको समझना है कि उसमें से कौन कौन से आइटम उठाने, समझ में आ रहा है बातें, आ रही है, ध्यान आ रहा है कुछ, ठीक है, नहीं तो आप सब लिख के आ जाओ, धप्पा बोल दो उसमें। चलो नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट आइटम के ऊपर। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग इन्वेंट्री जो रहती है उसको ओपनिंग एंट्री भी बोलते हैं। ओके, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, इसी को ओपनिंग इन्वेंट्री बोल रहे हैं। परचेज एंड परचेज रिटर्न में कुछ यूनिक नहीं है। अपन जो ये इसको क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं, जो आज तक आप करते आ रहे थे,
जो परचेज रिटर्न रहता है, कब क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं? जब कोई, जैसे ये परचेज रिटर्न का अकाउंट है, अब परचेज रिटर्न का अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, कौन बताएगा? बोलो। ठीक है, क्रेडिट, तो मतलब उसका बैलेंस क्रेडिट रहता है, तो अमाउंट किस साइड बैलेंस आएगा, बाय या टू आएगा? समझ में आ रहा है? तो बहुत बार स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज है कि सब, जब सब क्रेडिट बैलेंस रहता है तो उसके किस साइड रहेगा, बाय पर यहाँ पर जो भी पार्टी का नाम है जिससे परचेज रिटर्न हुआ है 500 है। अब ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, इसलिए अपन क्या लिखते हैं, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, कैरेट डाउन। सो 500 अपन इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट का बैलेंस है। इधर शॉर्ट पड़ रहा था, ये बैलेंस किस टाइप का है, क्रेडिट बैलेंस, इसलिए परचेज रिटर्न का क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ। अब मैं ये नहीं सिखा रहा था आपको, सिखा क्या रहा था, ये कभी भी बैलेंस कैरेट डाउन नहीं होता, ये सिर्फ ड्यूरिंग द मंथ होता है, तो ही ये बैलेंस कैरेट डाउन होता है। ये क्या होता है, टू परचेज अकाउंट, ये परचेज अकाउंट में चला जाता है। अब परचेज अकाउंट कैसे बनता है, ये परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट का हमेशा बैलेंस क्या रहता है, डेबिट रहता है, टू कैश जो भी आपने किया, टू पार्टी तो 10,000 5,000 जो भी लिखा है। सो ये अंधेरा कायम रहे, ध्यान आ रहा है? सो यहां पास क्या आएगा, बाय परचेज रिटर्न 500। एंट्री क्या बन रही है, कोई बताएगा? एंट्री बनेगी परचेज रिटर्न टू परचेज। समझ में आ रही बात है? अब ये जो मैंने एंट्री कर दी है आपके लिए, ये जो एंट्री है, इस एंट्री को क्या बोलते हैं अपन, क्लोजिंग एंट्री। और क्लोजिंग एंट्री यहां पास भी बनी थी ये, और यहां पास कैसे एंट्री करती है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये एंटी क्लॉकवाइज जिसको पता है उनके लिए बता रहा हूं, परचेज रिटर्न टू परचेज। और यहां से कैसे बनता है, परचेज रिटर्न टू परचेज, ऐसे। ओके, दिस वे एंड दिस वे। ठीक है, अब मैंने ये क्या बताया आपको, जब एक अकाउंट में बैलेंस आखिरी में कुछ भी नहीं बचता है और उसका फंड ट्रांसफर दूसरे अकाउंट में कर दिया जाता है, तब उस अकाउंट में जब वो एंट्री पास करके जो क्लोज किया जा रहा है, उसी को बोलते हैं अपन क्या, क्लोजिंग एंट्री। समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट, कैरियज और फ्रेट, इनवर्ड और फ्रेट के बारे में बोला। ये जनरली कैरियज जो इनवर्ड है वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कैरियज आउटवर्ड है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट पीएनएल अकाउंट में। दूसरा, जो लेकिन एक्सपेंसेस हो, ये डायरेक्ट इनवर्ड आउटवर्ड जो भी आप कर रहे हो, लेकिन ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्या है, मशीनरी या कोई फिक्स एसेट है, तो अपन उसकी कॉस्ट में ऐड करते हैं, वो नरेशन में सिर्फ आता है मशीनरी टू कैरियज कैश जो भी करना है आपको, ध्यान रखना। वेजेस का भी सेम केस है, वेजेस आपका क्या रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, लेकिन वो किसी मशीनरी से रिलेटेड है, तो हमारा क्या आएगा, ट्रेडिंग। सेल्स और सेल्स रिटर्न का सिंपल सा कंसेप्ट है, उसके उसने क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में बताया, जैसे मैंने आपको परचेज रिटर्न का बताया वैसे ही यहाँ पास ये क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड इट्स वैल्यूएशन। क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए भी हमने वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4 ये फाउंडेशन में, उसमें भी आपने सीखा है कि ये कोई इन्वेंट्री का कोई भी अकाउंट इस दुनिया में नहीं होता, इसका क्या किया जाता है, फिजिकल वेरिफिकेशन करके उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन या वैल्यू निकाल के हम उसको डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में लिखते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका कोई भी इस दुनिया में अकाउंट नहीं होता, इसलिए इसकी पहली एंट्री ही क्या होती है, जब आप, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो इसकी एंट्री क्या बन रही है, क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, एंटी क्रॉस। तो सबसे पहली एंट्री ही इस दुनिया में उसकी क्या आई है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक, ये एंट्री पास होने से क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। और जैसे ही डेबिट हुई, और ये क्या है, रियल अकाउंट है, बैलेंस शीट की किस साइड जाएगा, एसेट साइड जाने वाला है, और इसका बैलेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये पहली एंट्री और आखिरी एंट्री यही है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ईयर जाके ये क्या बनेगी आपकी, ओपनिंग बनने वाला है, वो सब आगे देखेंगे। अल्टरनेटिवली क्लोजिंग इन्वेंट्री कैन बी एडजस्टेड विद द परचेज। ये बात किसके बारे में कर रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब निकालते हैं तो अपन इसको क्या करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी अपन करेंगे, जब भी अपन कॉस्ट ऑफ, हमेशा वहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। उसके केस में ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, और निकल के आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। समझ में आ रहा है क्या, जो अपन परचेज है, तो ये वहां पास आएगा। तो हम ये अभी भी यहां भी आएगा, यहां पास कब आएगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी,
कंज्यूम निकालना पड़ता है। ये आइटम जाता है कहां? आपके पीएनएल में। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते हो? जब वो आएगा मैं उड़ाऊंगा वहां पास। बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी लेस क्लोजिंग ऑफ स्टेशनरी। तो ये जो आएगा आइटम, तो यहाँ का दो आइटम का इंपैक्ट देना है। क्लोजिंग वाला कहाँ जाएगा? आपके एसेट्स में जाएगा। और ये जो बैलेंस आ रहा है कि मटेरियल स्टेशनरी मटेरियल कंज्यूम, ये जाएगा आपके पीएनएल के डेबिट साइड में। ये दोनों का कोई आपस में लेना देना नहीं है। हाँ, आप बोल रहे हो डुअल इफेक्ट दे रहे हो या कुछ है, कुछ मैं डुअल इफेक्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट आपको इंटीमेट कर रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चले आगे, चले आगे। चलो, अब मेन इंपॉर्टेंट जो मैं आपको इतनी देर से वार्निंग दे रहा था, इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर धप्पा बोल दिया। एक और है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, किसने किसने? तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए आइटम का सिर्फ कितने इंपैक्ट देते हैं हम? सिंगल। अब सर एक काम करते हैं, पहले अपन ट्रेडिंग बना रहे, ट्रेडिंग में लिख देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हम सिंगल इफेक्ट देते हैं और वो इफेक्ट कहां जाएगा? डायरेक्टली एसेट साइड में जाएगा। ये बात ध्यान रहेगी। ट्रायल बैलेंस के अंदर इन केस क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो जज्बाती मत होना। पिछले 25 सालों से आप क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट देते आ रहे हो? दो। लेकिन ट्रायल बैलेंस के वो हमेशा कहां रहता था? बाहर। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस के अंदर चला गया है, मतलब इसकी जर्नल एंट्री पास हो चुकी है और उसका अकाउंट बना है। अकाउंट बनने के बाद उस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आया होगा। क्लोजिंग बैलेंस कहां जाता है? ट्रायल बैलेंस के अंदर जाता है। तब जाके वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है। इट मींस कि उसकी जर्नल एंट्री पास हो चुकी है। समझ में आ रहा है? लेक्चर में आपको छोटी छोटी चीजें आपको रिकॉल हो रही हैं। तो वो उसका बैलेंस कहां जाने वाला है आपका? डायरेक्टली इसीलिए एसेट्स में जाएगा। दूसरा बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है? then not entered in trading account, it is shown only in the balance sheet and this because already been adjusted to the cost of goods sold। यहां पास ये दो छोटे पॉइंट अभी तक मैंने बताए हैं। एक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर ही क्वेश्चन बना दे, इसमें से 30 to 40% स्टूडेंट देश के शहीद हो जाएंगे। किसके ऊपर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर। दूसरा है ऑल इंडिया रैंकर्स भी हमारे यहाँ के भी हैं जिन्होंने वहां पर धप्पा बोल के आए हैं एग्जाम में, ठीक है। और रिसेंट के एग्जाम में भी ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बोला था, उसमें भी उन्होंने क्या किया था? क्लोजिंग स्टॉक को कहां डाल दिया था? ट्रायल बैलेंस के अंदर। और कुछ भी अमाउंट को डेबिट क्रेडिट कर दिया था, बोला था कि करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाओ। ऐसे उटपटांग टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। आपको नहीं आएगा, आइटम दे दिया प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, आपको कंफ्यूज किया जाएगा, गुमराह किया जाएगा, आपके साथ धोखा होगा और आपको बोला जाएगा देखा हो गई ना गलती, तो इतना धोखा करते क्यों? ठीक है। सो इसी तरह अब आता है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। इसके अंदर कुछ भी खास नहीं है। यहाँ पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही रोल है, क्योंकि इसके अंदर आपका दे दिया परचेस, सेल, डेटर्स, ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पास से कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया गया है वो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये सब चीजें थी। ओके, ध्यान आ रहा हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला गया है और उसके बाद हमने क्रेडिटर्स में बैलेंसिंग फिगर कि हमने पेमेंट कितना किया है क्रेडिटर्स को, वो आइडेंटिफाई करना था। अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। और दूसरा क्या था आइटम? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओके, सो यहाँ पास भी उसने एक बार अपीयर कर दिया है। क्लोजिंग एंट्री के बारे में बोला गया है, फॉलोइंग एंट्रीज रिक्वायर्ड, क्लोजिंग एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। एक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो क्लोजिंग एंट्रीज होती है उनके बारे में बोला गया है। बोलता है कि सबसे पहले क्या करना है? ओपनिंग एंट्री की जर्नल एंट्री करना है। अब बहुत बार ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं अभी भी कि ट्रेडिंग अकाउंट को बोल दिया बनाने को। अभी एक जन पूछ ही रहे थे कि क्वेश्चन मिस हो गया है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाने को बोला और उसके बाद बोलता है क्या बना दो? पास कर दो जर्नल एंट्री। आपने अपने पिछले 25 सालों के जीवन में आपने क्या नहीं बनाया है? जर्नल एंट्री पास नहीं की है ट्रेडिंग पीएनएल की। और उस वक्त आपकी पेन हाथ कांपते हैं, आप खुद के ऊपर शक करते हो कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं यही दिन देखने के लिए यहाँ आया था। मतलब इतनी पढ़ाई करने के बाद इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है बताओ 1+1=2, तब आप बोलते हो नहीं इंस्टीट्यूट तो कुछ तो गड़बड़ पूछ रहा होगा, अपन 11 लिख के आते हैं। ये वाला प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट्स आर डूइंग,
they are able to do too much complicated questions but they are fail to do simple question. ओके, ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है। परचेस रिटर्न की एंट्री, परचेस अकाउंट कहाँ है, एक्सपेंस का है, सेल का है, इनका सब क्या बता रहा है वो। इनसे जो भी एंट्रीज है जो अपन बोल देते हैं ट्रायल बैलेंस में चला गया है, अल्टीमेटली इनके अंदर भी लेजर के अंदर अल्टीमेटली जाके क्या होती है, लास्ट में एक फाइनल क्लोजिंग एंट्रीज होती है। वो एंट्रीज पास करने के बाद जो परचेज सेल वेजेस का जो बैलेंस है वो किसके अंदर आता है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के अंदर आता है। उसी के बारे में बताया गया है। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेस अकाउंट, वेजेस, ये एंट्री सब आपको आनी चाहिए। मैंने एंटी क्लॉकवाइज फिर से बनाया है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम में भी आपको क्या बनाना है, इस तरह यदि क्वेश्चन आ जाए ट्रेडिंग पीएनएल बना लेना है। और एक और धोखा होगा आपके साथ, ये गलती कभी भी मत करना। स्टूडेंट को लगता है हम शॉर्टकट मान लेते हैं, उसने बोला पास जर्नल एंट्री रिलेटेड टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, समझना, या क्लोजिंग एंट्री एंड एडजस्टमेंट एंट्री। स्टूडेंट क्या करने की सोचता है, बोलता है देखो इसने ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाने को नहीं बोला है, मैं क्या करूंगा, नहीं बनाऊंगा। और वो क्या बनाना चालू करता है, डायरेक्टली जर्नल एंट्री बनाना। कौन कौन स्टूडेंट ये कर सकता है बताओ, क्या आप डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास कर सकते हो? मैं जर्नल एंट्री पास करने की क्वालिटी में आपके अंदर डाउट नहीं कर रहा हूं। स्टूडेंट ये क्या मिस्टेक कर रहा है, कोई आइडेंटिफाई कर सकता है? वेरी गुड। वो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालेगा कैसे, बिना ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाए? इससे अच्छा आप क्या करो, भले उसने नहीं पूछा है, एक वर्किंग नोट के नाम से थोड़ा फास्ट तरीके से आप क्या बना लो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना लो। उससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा और जर्नल एंट्री करने में आपको इतनी आसानी होगी। देखो क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, टू दिस टू दिस टू दिस, खत्म। फिर यहां पास से क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, टू ट्रेडिंग, कुछ भी लिखो, आपकी जर्नल एंट्री सही होने वाली है। इसी सेम वाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको बोला जाता है। ये ऐसे होता है, ये ऐसे चलता है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। समझ में आ रहा है, छोटी छोटी मिस्टेक्स। चले आगे, नेक्स्ट आते हैं। इसमें भी सिंपल सा है, कुछ भी पूछा नहीं है, वही जर्नल एंट्री करके आपको क्या बनाने को बोला है, जर्नल एंट्री ट्रेडिंग पीएनएल बना के आपको क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्री पास करो। और खास करके ये लास्ट की दो एंट्री है उसको देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने तो कहा था क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग में नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो इधर आइए, क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग में नहीं आनी चाहिए मतलब, अगर ट्रायल बैलेंस में है क्लोजिंग इन्वेंट्री तो ट्रेडिंग में नहीं आनी चाहिए। ट्रायल बैलेंस कुछ है, हाँ ट्रायल बैलेंस है ना, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, लिखा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर यहाँ पर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, यहाँ पर देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ है, ये लास्ट में क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये कोई ट्रायल बैलेंस नहीं है, तो उसका हम एक इफेक्ट दे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पास। ओके, और नहीं तो वो क्या लिया होता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पास मेंशन नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये ट्रायल बैलेंस था ही नहीं। पीएनएल के कुछ आइटम है, देखो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये छोटी छोटी चीजें याद रखना लिखते वक्त, हम सब में आएंगे। एक और कंसेप्ट है, बहुत जल्दी से खत्म करते हैं। कोई भी दुनिया का ए बी सी डी, क्या नाम है, ए बी सी डी ई एफ, और भी कुछ करना है, कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट है इस दुनिया में, सैलरी हो, वेजेस हो, कोई भी हो, डेबिट साइड से इंक्रीज, क्रेडिट साइड से डिक्रीज होता है। ये कौन से अप्रोच से, मॉडर्न अप्रोच का कंसेप्ट रहता है। तो जिसने भी 11th थोड़ा ठीक से पढ़ा है और याद है तो याद रहेगा, नहीं अब इतने बचपन की सर बातें अपन को कहाँ याद रहती हैं, अपन पुरानी बातों को नहीं याद रखते सर। कोई भी इनकम है इस दुनिया की, क्रेडिट साइड से इंक्रीज और डेबिट साइड से डिक्रीज होती है। इस दुनिया की कोई भी एसेट्स हो, डेबिट साइड से इंक्रीज, क्रेडिट साइड से डिक्रीज, एंड कोई भी इस दुनिया की लायबिलिटी हो, और यदि किसी को जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको लिंक नहीं हो रही है, तो मतलब आपका पास्ट आपके साथ धोखा दे रहा है आपको, ठीक है। कोई भी लायबिलिटी तो क्रेडिट साइड से इंक्रीज होगी और डेबिट साइड से डिक्रीज होगी। दूसरा एक तरीका, जहां जहां मैंने डेबिट और क्रेडिट लिखा है, जहां से भी जो चीज इंक्रीज हो रही है उसका बैलेंस हमेशा वही होता है। क्या बोलना चाह रहा हूं,
एक्सपेंस का बैलेंस कहां से इंक्रीज होता है? डेबिट से। तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ही होगा। सर में कोई बड़ा सा पत्थर मारे तो भी क्या रहेगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यदि कोई भी इनकम है उसका ओपनिंग बैलेंस है तो क्या रहेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई भी एसेट्स है तो उसका बैलेंस क्या रहेगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कोई भी लाइबिलिटीज है उसका बैलेंस कहां से चालू होगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लाइबिलिटीज के साथ क्या काउंट हो जाता है? कैपिटल। उसका भी बैलेंस हमेशा क्या रहता है? अब आप ही में से आप ही के साथ वाले देश और दुनिया के हैं कि जो कि 12th स्टैंडर्ड में जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना रहता है तो वो क्या लिख के आते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल को लिख लेते हैं। राइट। सो बेसिक फंडामेंटल में आपको एरर नहीं करना है। आपको ट्रायल बैलेंस का भी फिगर देखते हुए आपको चीजें याद रखनी है। ओके। अब मेरे को पता था, मैं सोचा कवर करूं, लेकिन अब मैंने कहा कि यार क्या क्या कवर कर लूं। हाँ, पता था करंट अकाउंट का कभी कभी वो बोल रहा है कि डेबिट बैलेंस होता है, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा हिंट भी किया ना इसके पहले। क्या बोला? ट्रायल बैलेंस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि उसके बैलेंसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। चलो, मैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के कंटेंट को यहाँ नहीं कवर करूंगा। मैं बात करता हूँ अभी फिर से। इनकम टैक्स जब यहाँ पास आता है तो इनकम टैक्स एक प्रोप्राइटर के लिए पर्सनल इनकम टैक्स होता है, उसका कोई भी बिजनेस का इनकम टैक्स नहीं होता। तो हमेशा एक सोल प्रोप्राइटर के केस में एग्जाम में भी कुछ भी चीख चीख के बोले तो आपको नोट लिख के बराबर से उसको डील करना है, बोलना है वो क्या है उसके लिए? ड्रॉइंग्स है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में खुद के बिजनेस के ऊपर का कोई भी टैक्स आप कितना भी पे करो तो वो बिजनेस का टैक्स नहीं माना जाता। इट विल बी कॉल्ड एज पर्सनल इनकम टैक्स। ध्यान रहेगा। लेकिन यही चीज पार्टनरशिप फर्म के केस में रहती है, तब पार्टनरशिप फर्म के ऊपर स्ट्रेट 30% का टैक्स लगता है। उस वक्त वो पर्सनल इनकम टैक्स नहीं होता है। उस वक्त दो बार आपको टैक्स पे करना पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म अलग पे करती है और सोल प्रोप्राइटरशिप जो इंडिविजुअल पार्टनर है वो अलग पे करते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो फर्म का टैक्स रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? बिजनेस का एक्सपेंस। ठीक है। यहां पास कैपिटल टू इनकम टैक्स किया या ड्रॉइंग्स के थ्रू रूट करोगे, लेकिन ये कुल मिला के क्या रहने वाला है आपका? कहीं भी पीएनएल नहीं आ सकता। ये क्या रहेगा आपका? कैपिटल डेबिट। ओके, ड्रॉइंग से। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, नो प्रॉब्लम, ये नॉर्मल है। रिबेट। अब जब जब हम इस दुनिया में रिबेट बोलते हैं तब तब स्टूडेंट के सिस्टम में एरर आता है, क्योंकि अपन को डिस्काउंट लेने की आदत थी है। राइट। यहाँ पास हम बिजनेस कर रहे हैं, जब हम रिबेट दे रहे हैं किसी को किसी चीज के करने के लिए, तो रिबेट आपका सबसे पहले अपने सिस्टम में डालो क्या है? एक्सपेंस है। बिकॉज आप सामने वाले को रिबेट दे रहे हो। सो एंट्री फॉर रिबेट इज मेड ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि रिबेट का कंसेप्ट ही होता है कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सेल अचीव करने के बाद आपको क्या मिलता है? रिबेट मिलता है। और आपके अकाउंट में हम उतना क्या कर देते हैं? पैसे कम कर देते हैं कि हाँ आप काम करो, आपने 10 लाख की सेल दे दी है पूरे साल में, आपका टोटल 10 लाख रुपीज देना चाहिए था। एक काम करो, 1 लाख रुपीज का हमने आपको रिबेट दिया, अभी आपको देना कितना है? 9 लाख। इसलिए हम एंट्री जो पास करेंगे तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स हम कर रहे थे ये, और जब हम लास्ट में जब पास करेंगे एंट्री तो क्या हो जाएगी? रिबेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। रिबेट आपका डेबिट हो रहा है तो ये आपका कहां जाएगा? पीएनएल डेबिट, दैट इज योर एक्सपेंस बन जाएगा। कस्टमर अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। कब कब आप क्रेडिट करते हो कस्टमर को? देखो, जब सेल करते हैं हम तो कस्टमर जब पैसे देता है तो क्या आता है आपके पास? कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर को हम क्रेडिट कब करते हैं? जब उससे पैसे आ जाते हैं। तो हमने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया कि अभी तुमको पैसे देने की जरूरत नहीं है। कितना? जितना हमने आपको रिबेट दिया। और ये रिबेट ट्रांसफर होगा पीएनएल अकाउंट में, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रिबेट। क्या ये बात समझ में आ रही है? आगे चले। बैड डेट। ये वो लोग हैं जिन्होंने बोल दिया है ना देंगे पैसे, जो करना है वो कर लो। वो लोग कौन है आपके? बैड डेट। और ये फर्म का क्या होता है? लॉस होता है। और ये डायरेक्टली हम क्या करते हैं? अभी मैं यहाँ पास यही बताऊंगा, जब आरडीडी में आएंगे तो अपन और डिटेल में जाएंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये वो लोग हैं बोलते हैं कि पिछले 5 साल से बोल रहे हैं हम दे देंगे। अरे कहाँ भागे जा रहे हैं क्या? ये वो लोग होते हैं, इनको बोला जाता है क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट। दे भी तो नहीं रहे हो, इसीलिए हमने उनके लिए क्या बनाया है? प्रोविजन बनाया है। और प्रोविजन जब बनाते हैं तो हम करंट ईयर के प्रॉफिट से बनाते हैं। जिस साल हमको पता चल रहा है कि ये शायद तक अपने को नहीं देगा, डाउट लग रहा है, उसी साल के प्रॉफिट से अपन, जिस साल आपको पता चल रहा है, इस जिस साल में आपने सेल किया उस साल में नहीं, जिस साल आपको पता चल रहा है वो उस साल के सिचुएशन को अपन बोलेंगे कि उस साल से उस ईयर से रेलेवेंट वो क्या है? प्रोविजन है। और हम उसके प्रॉफिट से, उसकी इनकम से वो प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है। चलो,
प्रोविजन बनाने के लिए कोई यूनिक चीजें नहीं है, संभालिएगा आपको अपने आप को। क्लोजिंग एंट्री के बारे में आते हैं। पीएनएल की क्लोजिंग एंट्री के बारे में बता रहा है, पीएनएल टू सैलरी रेंट, इसी तरह डिस्काउंट रिसीव बैड डेट्स रिकवर्ड, जो आपकी इनकम है, ये क्रेडिट साइड ऑफ दी पीएनएल आइटम है, इस साइड के हैं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड बैड डेट्स रिकवर्ड टू पीएनएल। जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, अकॉर्डिंगली हम उसको कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। इलस्ट्रेशन 3 दिया हुआ है, उसी से रेलिवेंट है, कुछ भी इसके अंदर यूनिक नहीं है। उसने क्या बोला है, बोला है कि आप क्या बना दो हमारे लिए, पीएनएल अकाउंट बना दो। एडजस्टमेंट के बारे में बताया हुआ है कि अभी आगे चल के जो भी एडजस्टमेंट मैंने बोला था, एक्रूड, एक्रूइंग, एक्रूअल, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अमाउंट ड्यू बट नॉट, ये सारे टर्म का इस दुनिया में अलग अलग मीनिंग है। लेकिन अभी आपको यदि कंफ्यूजन है, बिल्कुल भी मेरे रेगुलर लेक्चर में रेफर करने की जरूरत नहीं है, और रिवीजन में भी मैं कवर नहीं करूंगा, बिकॉज इसके चांसेस निगेटिव में भी नहीं है कि इसके ऊपर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन बने। आपको जो आज तक आप यूज करते आए थे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड यूज करके आओ, धप्पा बोल के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी आपको फंडामेंटल तो पता ही है कि कब प्रीपेड और कब आउटस्टैंडिंग कब अपन यूज करते हैं। उतना जितना आपको नॉलेज अभी तक है वो सफिशिएंट है, कुछ नया सीखने की अभी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आपका एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन मटेरियल इन हैंड। मैंने बताया था जब ये आएगा कंसेप्ट तो मैं उड़ा दूंगा। क्या है ये, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। इस साल कितनी स्टेशनरी हमने अपने बिजनेस में यूज कर ली है, उसी को अपन बोलते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो ये इसी तरह बनता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, और ये बनता है स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ये कहां आएगा, पीएनएल के अंदर, और क्लोजिंग कहां जाएगा, आपकी एसेट्स में। समझ में आ रहा है क्या। और नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में ये क्या बन जाएगा आपका, फिक्स से जो ओपनिंग बन जाएगा। इस साल का जैसे 15 है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग क्या बनेगा, 5 बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, वो दोनों सेम है, समझने की कोशिश करो। ये दोनों जो अमाउंट है वो हम करंट ईयर के प्रॉफिट से क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। अपन उसमें से कुछ पैसे निकालते हैं, किसी को देते नहीं है, सेट असाइड करते हैं कि हाँ इन फ्यूचर में ये पैसे, मतलब ये हमको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। और जब एक्चुअल में फ्यूचर में लॉस होगा तब आप उस वक्त पीएनएल से चार्ज नहीं करोगे, जो आपने प्रोविजन पहले बनाया था उससे सबसे पहले क्या करोगे, लेस करोगे। और यदि आपका प्रोविजन कम पड़ रहा है तब जाके आप क्या करोगे, और पीएनएल से पैसे यूज करोगे। ये मैं इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाया करता हूं। कौन वाली स्टोरी, घर से निकलने से पहले मॉम पॉकेट मनी बोलती है कि जाने से पहले आपके पॉकेट में क्या होने चाहिए, 2,000 रुपए होने चाहिए, ठीक है। यदि नहीं है तो आप क्या करोगे, और पैसे आप मॉम से ले लोगे, और है तो पैसे मॉम से मांगोगे क्या, नहीं, आप उसी से पहले क्या करोगे, यूज करोगे। सो पीएनएल टू प्रोविजन, ये प्रोविजन बनाया। जब बैड डेट्स होगा तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर तो करेंगे, बट ये बैड डेट्स को आप पीएनएल के अंदर नहीं लेके जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे, बिकॉज आपने ऑलरेडी प्रोविजन बनाया है। आप क्या एंट्री करोगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स। नहीं तो आप क्या करते बताओ, इसको पीएनएल में कैसे लेके जाते हैं, पीएनएल टू बैड डेट्स। ये नहीं करना है, क्या करेंगे हम, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स। जर्नल एंट्री सिखा रहा हूं इसलिए आपको पहली बार ऐसे लग रहा होगा, क्योंकि आगे चल के जब आपको अकाउंट बनाने को आएगा तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। ओके, देखो यहां पास एक क्वेश्चन है, जिनको इसके ऊपर डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रेफर कर लें। ओपनिंग मैं आपको लिखता हूं, देखते हैं किसको किसको। ट्रायल बैलेंस का बैड डेट्स दिया हुआ है, बताओ कहां जाएगा, पीएनएल डेबिट में जाएगा। सिर्फ इंडिविजुअल बोल रहा हूं, पहला केस। दूसरा केस, टीबी में बैड डेट्स दिया हुआ है, ओके, साथ में आरडीडी भी दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में, टीबी में, ये दोनों दिया हुआ है। बताओ क्या करोगे, जब जब इस दुनिया में आरडीडी अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा तब तब हम क्या बनाएंगे, आरडीडी अकाउंट बनाएंगे। फिर से एक बार बोलो मेरे साथ, जब जब इस दुनिया में आरडीडी ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा तब तब हम क्या करेंगे, आरडीडी का अकाउंट बनाएंगे। जैसे ही आ गया हम क्या करेंगे, आरडीडी का अकाउंट बना देंगे। आरडीडी के बैलेंस बताओ, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या दिया होगा, डेबिट दिया होगा कि क्रेडिट दिया होगा, क्रेडिट दिया रहता है। जितने भी इस दुनिया के अंदर रिजर्व एंड प्रोविजन है उन सभी के बैलेंसेस क्या होते हैं इस दुनिया में, क्रेडिट ही होते हैं। बोलते कैसे, रट्टा मान लिया सर आपने,
कंसेप्ट बताया है क्यों होते हैं, क्योंकि जब आप पीएनएल से चार्ज करते हो तब एंट्री वैसी होती है और वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस आते हैं और सब कुछ कहाँ आते हैं, आपके कैपिटल के नीचे धप्पा बोल के चिपक जाते हैं, राइट। और कैपिटल के नीचे आ रहे हैं मतलब किस साइड है वो, लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी साइड की बैलेंसेस भी इस दुनिया में रट्टा मार दिया हमने, हाँ क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब फॉर एग्जांपल आपने आरडीडी बनाया था 1000 और बैड डेट्स कितना हुआ है, पहले पहले पकड़ते हैं 200, कोई प्रॉब्लम नहीं, 200 का 200 क्या हो जाएगा हमारा बैड डेट्स, इससे कंटिन्यू हो जाएगा और बाकी बचा हुआ आरडीडी क्या होगा, कंटिन्यू होगा। समझ लो इनके इतना ही दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, तो बैलेंसिंग और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बैलेंसिंग फिगर जाएगी पीएनएल में। बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में चली जाएगी और उस बैड डेट उस आरडीडी को राइट ऑफ कर दिया जाएगा क्योंकि उसकी जरूरत अभी नहीं है। ओके, सो यहाँ पास क्या आएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा, आप इसमें धोखा खा जाओगे, ठीक है। ये पीएनएल में जाएगा तो पीएनएल का भी सर भविष्य बता दो क्या होगा, बाय आरडीडी कुछ लिखना है, रिटर्न ऑफ, ठीक है। ये वाला केस भी इस दुनिया में आता है, ठीक है। तीसरा, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स भी दिया हुआ है या सिर्फ आरडीडी दिया हुआ, बताओ ये आरडीडी कहाँ जाएगा अभी, अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट क्लोज कर देंगे, यदि कुछ नहीं दिया है यदि ऑल एडजस्टमेंट में दिया है तो हम उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। चलो नेक्स्ट आता है, ट्रायल बैलेंस में आपके बैड डेट्स भी दिया हुआ है एंड आरडीडी भी दिया हुआ है और साथ में एडजस्टमेंट में आपके बैड डेट्स भी दिया हुआ है और न्यू न्यू आरडीडी, न्यू बोलते हो तो न्यू आरडीडी आपके लाइन में से। अभी देखते जाना कहाँ कहाँ जाएगा। चलो ये बैड डेट्स आरडीडी के डेबिट साइड में, ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आरडीडी के क्रेडिट साइड में, ये कहाँ जाएगा, आरडीडी के डेबिट साइड में, और ये कहाँ जाएगा, इसको मैं लिखता हूं ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा और आरडीडी के ये डेबिट साइड में इसको बोलूंगा क्लोजिंग बैलेंस बनता है। यदि मैं इसको अकाउंट फॉर्मेट में जल्दी से एक बार भविष्य में बच्चों को बता दूं कि आरडीडी में आप लोग बेचारे बच्चे परेशान रहते थे, सर हम 11th-12th में आरडीडी क्यों बनाएं, अब बनाना न्यू आरडीडी ओल्ड आरडीडी प्लस माइनस करके आना, इंस्टीट्यूट बोले कि एक काम करो 11th-12th ज्यादा ही पढ़ लिया है, एक बार ये फाउंडेशन पढ़ के आना, ठीक है। तो बुला लेगी तो यहाँ पास क्या लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये किसके बाद मत, चलो एक बार काम करते हैं हम सबका अमाउंट लिख देते हैं, 1300 नहीं 900, कितना हो गया, ज्यादा हो गया, और ये कितना बनाना है अपन को समझ लेते हैं, 500 बनाना है। चलो बताओ ये कितना आ जाएगा, 1000 टू बैड डेट्स पहला वाला, ये कौन सा ट्रायल बैलेंस का 300 हमने यूज कर लिया, लेकिन इस साल और बैड डेट्स हो गए 900 और ज्यादा हो गए, कितने हो गए बताओ, 1200 का हो गया, हमारे पास था कितना 1000 था, हमने कितना यूज कर लिया, जबकि ये जो मैं लिख रहा हूं वो हमेशा एकदम गलत है। कौन कौन बताएगा क्यों गलत है, क्योंकि आरडीडी अकाउंट में बैलेंस ही उतना नहीं था। जैसे मैं यहाँ पास कितना लिख सकता था मालूम है आपको, सिर्फ 700 लिख सकता था और पीएनएल में डायरेक्टली लिखता जाके, रियल लाइफ में भी यही होगा, टू बैड डेट्स और कितना आता 200, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जो इंस्टीट्यूट भी यही गलती कर रहा है, या कि जो गलती हो गई माय मिस्टेक, मतलब वो सॉल्यूशन में वैसा दे रहा है, समझ लो, डरना जरूरी है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे लास्ट में, टू बैलेंस कैरिड डाउन है, बोल रहा है 500 बनाना है, तो इसके अंदर दो चीजें आ गई हैं, समझने की कोशिश करना, मैं दो चीजें इस बार अलग अलग लिखूंगा, एक्चुअल में पीएनएल में एक साथ जाती है, एक साथ जाएगी। बताओ कितना बैलेंस आ रहा है, 200 यहाँ का और 5 मतलब 700, लेकिन ये 200 है और दूसरा 500 है। 500 किसके रिगार्डिंग है, ये आरडीडी के लिए है, और ये पीएनएल किसके लिए है, बैड डेट्स के लिए है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डायरेक्टली पीएनएल टू आरडीडी और पूरा धप्पा बोलूंगा कितना 700, ऐसा इंस्टीट्यूट भी बोलता है करने के लिए। लेकिन आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, कि 200 रुपए क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे पास उतना आरडीडी था ही नहीं, 1000 था पहले आरडीडी, हमने 300 यूज कर लिया है, उसमें से फिर से 900 यदि बैड डेट्स हो रहा है तो मैक्सिमम कितना हम यूज कर, बैलेंस बचा है 700, तो 700 से हम 700 ही यूज कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो हम कहां से चार्ज करेंगे, पीएनएल। अब कुछ लोग बोले सर हम 500 भी तो हैं, हम समझ लेंगे 500 भी बना रहे हैं उससे,
अरे 500 हम क्या सोच के बना रहे हैं? रिजर्व इस साल बैड डेट्स होगा तो हम इस साल के लिए रिजर्व या प्रोविजन बनाएंगे क्या? हम प्रोविजन बनाते हैं अपकमिंग ईयर्स में बैड डेट्स होने के लिए। यदि इस साल बैड डेट्स हो रहा तो हम उसको बोलेंगे एकदम हाँ भाई बैड डेट। समझ में आ रही बातें? आ रही बात समझ में? लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, ये मैंने ख्याल से मैंने पूरा आरडीडी का इन एंड आउट आपको बता दिया है। होप सो यदि कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो तो बैक करके फिर से एक बार देख लेना क्या बोलना चाह रहा हूं। लेकिन आप ये सब चीजें भूल ही जाओ, ये भी आप भूल जाओ, आप सीधे 700 याद रखो। ओपनिंग जो बैड डेट्स हुए हैं, क्लोजिंग और बैलेंसिंग का धप्पा डायरेक्टली कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। चले आगे। ऐसा लिखा कि जैसा आपने बताया ये 200 300 500 ऐसा लिखा, चलेगा ना? कुछ प्रॉब्लम नहीं? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका नेट प्रॉफिट क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। वहां तक तो देखो, एग्जामिनर या मैं हूं या आप अपने आप को भी सोच के देखो, आपने कहां राड़ा कर दिया? बैलेंस शीट की टोटल बराबर नहीं आई, नेट प्रॉफिट बराबर नहीं आया या ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नहीं आया, ये 3 आइटम में ध्यान दो। नहीं आया तब जाके एग्जामिनर आपके अंदर देखना चालू करेगा कि चलो अब इसने कहां कहां तीर मारा है, हम भी देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली क्या देगा, वो मार्क्स देगा। अब देखेगा यहाँ तो गड़बड़ किया है, साथ में फिर आरडीडी कैलकुलेशन में भी गड़बड़ किया है, काटते जाएगा मार्क्स, तो फिर आपको इस तरह से कम मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो इन सब जगह ये मिस्टेक तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतने सालों से पढ़ रहे हो, आपको इन आउट सब कुछ समझ में आना चाहिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पास एक क्वेश्चन नंबर 4 भी रेफर करना, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और उसका आरडीडी अकाउंट उसने वही उसी तरीके से बनाया है। बैलेंस कितना था? 40,000। 1 लाख का क्या हो चुका है? बैड डेट। तो बच्चों पॉसिबल ही नहीं है कि 40,000 का बैलेंस था तो हम कितना लिख सकते थे यहाँ? मैक्सिमम 40K लिख सकते थे, बाकी बचा हुआ 60K कहां जाता? डायरेक्टली पीएनएल में जाता। लेकिन वो 60K इसके अंदर है, एक 60K है, एक 70K रहेगा। 70K किसका? नया आरडीडी जो आप बना रहे हो आने वाले भविष्य के लिए। और ये नया आरडीडी आपके सिर्फ और सिर्फ कहां जाता है? बैलेंस शीट के अंदर जाता है बच्चों। हाँ, समझ में आ रहा है? लिखने के लिए कहां लिखना चाहिए हमको? लाइबिलिटी साइड में। लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम कहां लिखते हैं? डेटर्स के नीचे। आओ और आगे चीजें देखते हैं जो लिखी हुई है। इसके पहले हम क्या करते हैं? डेटर्स में आने के लिए डेटर्स में सारे सभी टाइप के एडजस्टमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एडजस्टमेंट्स करते हैं। जैसे कुछ सेल रिकॉर्ड करना बच गई, क्रेडिट सेल, कुछ गलत चीज हमने रिकॉर्ड कर दी, हमने सेल की थी फर्नीचर की, तो ये सब चीजों का क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन करेंगे या एडजस्टमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? जो डेटर्स आएगा उसमें से सबसे पहले क्या लेस करेंगे? बैड डेट्स। बैड डेट्स लेस करने के बाद हम बनाते प्रोविजन। प्रोविजन पहले क्यों नहीं बना सकते? अरे वो बोलेगा अरे वैसे मैं कुछ नहीं देने वाला, तू मेरा ऊपर क्या प्रोविजन बना रहा है, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं देने वाला, तो इसलिए जो नहीं देने वाले उनको भगा दो, कट दो। फिर जो बचा है उसमें से कुछ लोग लग रहा है इसमें से कुछ लोग नहीं देंगे, उनके लिए क्या बना दो? आरडीडी। और उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर जो लोग, अब ये भी कौन लोग हैं? नहीं देने वाले। प्रोविजन वाले भी कुछ लोग हैं जो नहीं देने वाले। अब जो बचा है बैलेंस, उनको जो देंगे वो आएंगे, अरे देखो कुछ लोग तो दे भी नहीं रहे तुमको कुछ, मैं तो देने आया हूँ, कुछ तो डिस्काउंट दे दो। तो उनके लिए क्या बना देंगे अपन? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तब जाके आउटर कॉलम में आपके क्या आता है? हाँ, बैड डेट्स रिकवर हो गए तो आपकी इनकम है, यहाँ पास कुछ आपको करना ही नहीं है, क्योंकि बैड डेट्स रिकवर हो जाएंगे तो हम उसको डेटर नहीं बनाते हैं। आपको पास क्या आता है? खड़ा खड़ा लॉटरी लग गई, वो सीधे आके आपको पैसे मुंह में मारता है, बहुत दिन से पीछे पड़ा हुआ था, पैसे नहीं दे रहा, पैसे नहीं, ये ले पैसे, तो आपके पास डायरेक्टली क्या आया? पैसे आया, कैश आया। आपने पहले उसको पीएनएल से राइट ऑफ कर दिया था, डेटर से कोई भी लेना देना अभी नहीं है। समझ आया? तो उसको हम डायरेक्टली क्या ट्रीट करेंगे? बैंक में पैसे ले लेना और पीएनएल में जाके क्या बता देना उसको? इनकम। बैड डेट्स रिकवर्ड का केस। ओके। हाँ, प्लीज एसी बंद कर लो ना, दे दो, पास कर दो। ओह, मैं उम्मीद करता हूँ आपको किसी प्रकार का भी ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीए के बच्चों को किस टाइप का ब्रेक? ब्रेक क्या होता है? चलो, इसी तरह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए बोला है, ये सिंपल सिंपल चीजें हटाते हैं। अदर प्रोविजंस के बारे में बताया हुआ है कि ये जितने भी प्रोविजंस हैं हम सब कैसे बनाते हैं। पीएनएल नहीं बच्चा, प्लीज मेरे लिए छोड़ दो। हाँ, बस नहीं, बंद कर लो, बंद कर लो, चलो चलो आ जाओ। अब देखो आप लोग आराम से बैठे हो, मेरे को एनर्जी लेनी है, ठीक है? बंद करो उसको, कर दो कुछ देर के लिए बंद कर दो। ट्रांसफर इन्वॉल्विंग करेक्शन ऑफ एरर्स की बात कर रहा है। जितने भी आपके एरर्स हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, एरर्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा? टू फोल्ड
एस्पेक्ट्स ध्यान आ रहा है? डेबिट एंड क्रेडिट वाली बातें, एक चीज डेबिट होगी, दूसरी चीज क्रेडिट होगी, तब जाके वो एरर क्या होने वाला है, रेक्टिफाई होगा, और उसका इम्पैक्ट देना है आपको कहाँ, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। प्रोविजंस कहाँ से बनते हैं आपके जितने, सब के सब कहाँ से बनेंगे, आपके पीएनएल से बनेंगे। एडजस्टमेंट और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात किया है। एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय एक्सीडेंट और फायर, लॉस बाय फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ड्यू टू सुनामी और टू टी सुनामी आपके जो भी हैं, तो उस केस में सबसे पहला आइटम होता है कि लॉस बाय फायर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आ रहा है। क्या आ रहा है, ट्रेडिंग साइड, क्रेडिट साइड आ रहा है। ये आपकी इनकम है नहीं, आज सर हमने तो सुना था ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड हम तो इनकम लिखते हैं, लेकिन ये इनकम नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है, ये क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट है कि हम ये ट्रीट कर रहे हैं कि ये गुड्स हमारे पास जिंदगी में कभी आया ही नहीं, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल के फेंक रहे हैं, और फेंकने के बाद कहाँ जाता है, ये जाके पीएनएल में जाता है। ठीक है, ये लॉस वॉस ना हमसे बात नहीं करने का, ये सब पीएनएल में तुम बात किया करो। ट्रेडिंग अकाउंट से आइटम को निकालो, लॉस हुआ है मैं समझ रहा हूँ आपकी तरफ दुख को, लेकिन आप क्या करो, पीएनएल में रोना, ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं। हम समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में ये आइटम कभी हमारे पास आया ही नहीं। तो जैसे कैसे, मैं एक बार और बताने की कोशिश करूंगा। एक बार आपने परचेस लिखा, बोला आपने 10,000 को परचेस किया, हम नहीं मानते, हटा दो, बाय लॉस बाय फायर, 5,000 का जल गया, 5,000 यहां से निकाल दो। हम क्या ट्रीट करेंगे, नेट हो गया, नेट परचेस कितना हो गया, नेट परचेस इज 5,000 हो गया। समझ में आ रही है बातें, मैचिंग कंसेप्ट और ये सब चीज चल रहा है। अब बोलता है ये पीएनएल में जाके रोना, अब ये हम तो लिख देंगे कुछ नहीं हुआ, तो हम बोल देंगे सब क्या है हमारा, लॉस। तो अभी मैं बताने की चालू कर रहा हूँ, लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग, ये तो कॉमन हो गया। पीएनएल टू लॉस बाय फायर, कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन, बोलता है सब लॉस, सब कहां ट्रांसफर कर दो, अपने लॉस में ट्रांसफर कर दो। फिर नेक्स्ट चलता है हमारा क्या, इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ पैसे दे दिए, तो इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर कर देंगे। यदि पूरा का पूरा दे दिया तो पीएनएल में कुछ भी नहीं जाने वाला। ये सब और है बच्चों, हाँ ये और है, कुछ भी इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया तब पीएनएल में लॉस, इंश्योरेंस कंपनी ने सब दे दिया पीएनएल में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बोलती है 5,000 का लॉस है, अब उसको तो आप कचरे के भाव में कुछ तो बेचोगे, तो हम काम करते हैं 600 रुपए हम क्या दे देते हैं आपको, कंपनसेशन दे देते हैं, 400 रुपए अपना आप लॉस बुक कर लो, और 1,000 रुपए का हमारा लॉस बाय फायर खत्म होगा। क्या तीनों एंट्री में आप टूर टूर के देखना है आपको, और हाँ कुछ देखना है और चलें आगे। चलो, बड़ा हो रहा है लेक्चर, लेकिन क्या करें, सब कवर करना है। ओ माय गॉड, जिसका था हम सबको इंतजार, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। जब हम गुड्स भेजते हैं, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का एक कंसेप्ट है, फाइनल अकाउंट्स के अंदर चिपकाया जा सकता है। बहुत टाइम से ये क्वेश्चन आया नहीं हुआ है, तो ये आपके एग्जाम में भी चांसेस बन सकते हैं। लॉस वगैरह भी क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, ना ये सब देखना, मतलब आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कहीं आया है क्या लॉस, जल्दी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, स्टूडेंट भूल चुका रहता है, और सडनली उसको एग्जाम में आता है ना, तो ये सब चीजें उसको स्ट्राइक करती नहीं है। और अब क्या होता है ना, कुछ बच्चे मेरे को आता है, शक बड़ी निगाहों से देखते हैं, बात तो सही बोल रहा है, जिनको नहीं आ रहा है और नहीं याद है वो बोल रहे बात तो सही चल रही है। लेकिन ये छोटी छोटी जो पॉइंट है उनको आपको याद रख के चलना है। अब मैं गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का मैं आपको याददाश्त थोड़ी सी ताजा कर देता हूँ, जिनको नहीं याद है। जब भी बेचते हैं हम सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, पैसा, जब भी सेल करते हैं हम पैसा क्या कर देते हैं, सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर वापस आ गया, ड्यूरिंग द ईयर वापस आ गया, या जो भी रिटर्न हम उसको सेल्स रिटर्न, जब जो पीरियड है 15 डेज रिटर्न पॉलिसी जो भी है उसके पहले आ गया वापस, हम रिटर्न बुक कर लेते हैं। कोई कंफर्मेशन नहीं आया, हम कुछ नहीं करते हैं, हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने तो पहले ही सेल रिकॉर्ड कर दिया है, सामने वाला बता ही नहीं रहा है कि मेरे को रखना है प्रोडक्ट कि नहीं रखना है, तो हम मान लेंगे कि आपको रखना है। रिटर्न पीरियड तक आपने रिटर्न नहीं किया तो अमेजॉन क्या मानता है आपका, कि आपने रख लिया है, आपको एक्सेप्ट है गुड। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद आपने 25 मार्च को खरीदा, ईयर एंड हो रहा था 31 मार्च को, अमेजॉन को समझ में नहीं आ रहा, आपने कंफर्मेशन 5 स्टार रेटिंग देते हुए आपने भेज दिया, बोला कि नहीं मस्त है प्रोडक्ट, तो मान लेगा सेल हो गई है। ठीक है, आपने इंस्टॉलेशन के लिए बंदा बुलाया, एसी इंस्टॉल कर लिया, हम क्या मानेंगे, आपने सेल एक्सेप्ट कर ली है। कुछ ना कुछ आपको इशारे करने हैं, किसको,
ऑनलाइन सेलर को, अमेजोन को, वो मान लेगा। अब आप कुछ इशारे ही नहीं कर रहे, इंस्टॉलेशन के लिए भी एसी वाले को नहीं बुला रहे हो, तो कौन अभी डायलेमा में है बताओ बच्चों? कंपनी डायलेमा में है। इस केस में अमेजोन बोलता है ए सुन भाई, तू बता भी नहीं रहा है कि तू रखना चाहता है कि नहीं, तो मैं क्या मानता हूं, जो मेरे गोडाउन में रहता ये एसी, उसकी जगह वो कहाँ है एसी, तेरे घर में है। इसलिए ये सेल मैं नहीं मानता 31 मार्च के लिए। जो मैंने पहले सेल जब 25 मार्च को किया था, तो मैंने क्या रिकॉर्ड किया था, यहाँ कहीं किया हो तो मैं नहीं, सेल किया था तब मैंने आपकी क्या एंट्री की थी, कस्टमर टू सेल्स एंट्री कर दी थी। बोलता मैं नहीं मानता ये एसी सेल है, तू कुछ भी बता नहीं रहा, तू इंस्टॉलेशन के लिए बुला नहीं रहा किसी को। मैं एक काम करूंगा 31 मार्च को इसकी रिवर्सल करूंगा। रिवर्सल क्या हो जाएगा, सेल्स टू कस्टमर हो जाएगा। कस्टमर मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स। सेल क्या हो गई, कैंसिल। अब बोलता है स्टॉक वैल्यूएशन के लिए भेजा, गोडाउन का तो स्टॉक स्टाफ ने काउंट करके ले आया या सीए ने, ठीक है, लेकिन कुछ स्टॉक कहां पड़े हुए थे, कस्टमर के घर में। तो जो गोडाउन वाला था स्टॉक, उसको बोला उसने क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब मैंने बनाया तो उसको बोला क्लोजिंग स्टॉक, जो गोडाउन में रखा था। कुछ स्टॉक कहां रखा हुआ है बताओ, कस्टमर के घर में, तो हम उसको क्या लिखेंगे, स्टॉक विथ लाइंग विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, या स्टॉक ऑन अप्रूवल, या स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर। ऐसे नाम से एक अलग अकाउंट बना देंगे कि ये अपने गोडाउन में नहीं है, लेकिन कस्टमर के घर में रखा हुआ है, लेकिन है किसका, हमारा। भले हमको पैसे आ गए थे, लेकिन यार रिसीवेबल था, जो भी था हम उसको कैंसिल मारेंगे। समझ में आ रही है क्या बातें? तो ये एडजस्टमेंट के ऊपर ना पूरा का पूरा एक वो 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का बेचारा क्वेश्चन पूछ सकता है। सेल और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस का एक रिवीजन का टॉपिक भी है, उसका रिवीजन होलसेल मैंने सब कुछ यहाँ मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा दिया है। किसका, स्टॉक और ठीक है। तब भी जिनको कुछ नहीं समझ में आया उसका एक और रिवीजन, सब कुछ यूट्यूब में मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। हाँ, जिन लोगों को जैसा भी जो है जहां भी नहीं मिल रहा हो, जितने भी रिवीजन लेक्चर है सब मैंने डाल दिए हैं, तो आराम से देखते रहना। तो यहाँ पर से सेल हो गया। स्टॉक ऑन अप्रूवल टू ट्रेडिंग, मैं उसकी जनरल एंट्री बता रहा हूँ, स्टॉक ऑन अप्रूवल टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या कंफ्यूजन है ये एंट्री में, क्या एग्जाम में फाइनल अकाउंट्स के अंदर इसको घुसेड़ा जाए तो क्या आप इसको डील कर लोगे बढ़िया से, ठीक है। कुछ भी, लेकिन इसमें कभी भी इंस्टीट्यूट ना, यदि फाइनल अकाउंट्स के अंदर कुछ चीजें इन्वॉल्व करेगी ना, तो कॉम्प्लिकेट करके नहीं करेगी, क्योंकि आधे लोगों का ना तो साइकोलॉजिकली इंपैक्ट हो जाता है, तो अपने को नहीं आ सकता फाइनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो वो कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा, सिंपल सा करेगा अपने आप को संभालते हुए। सिर्फ ये कहाँ कहाँ जाएगा बताओ, एक कहाँ जाएगा ये यहाँ, और दूसरा कहाँ चला जाएगा आपके एसेट। एक नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक की तरह डील करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। वो स्टोरी बना के देगा एक एडजस्टमेंट में कि एक ऐसा ऐसा हुआ था, एक कस्टमर लेके गया था, अभी तक बता नहीं रहा है कि वो जिंदगी से अपना क्या चाहता है, और हम है कंफ्यूज, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, एक सेल भी आपको कैंसिल करनी पड़ेगी, सेल कैंसिल करनी पड़ेगी, ध्यान रखना बच्चों। सेल कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे, सेल से लेस कर देना, और ट्रेड रिसीबल जिसको बोलते हैं डेटर्स। और क्योंकि डेटर्स में क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सीए फाउंडेशन और सीए पूरे सीरीज में क्या वर्ड यूज होता है, ट्रेड रिसीबल, उससे भी क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। और क्या होगा, एसेट्स में स्टॉक विथ कस्टमर, फ्लाइंग विथ कस्टमर, एक ये अकाउंट ऐड होगा। किसी को कंफ्यूजन है, मैंने पूरे एडजस्टमेंट बता दिए। कुछ लोग बोले सर सर हमको ये तो बताओ डुअल इफेक्ट का कंसेप्ट कैसे हुआ। देखो, सेल्स से लेस किया डेबिट, डेटर्स से लेस किया क्रेडिट, ठीक है, ये एक इंपैक्ट हो गया। दूसरा, मैंने एसेट्स में लिखा डेबिट, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखा क्रेडिट, मतलब इसको 4 इफेक्ट दे दिए। हाँ, 2 के मल्टीपल्स में आपको इफेक्ट देने हैं। क्या ये बात समझ में आई, अमाउंट विल रिमेन सेम। गुड्स यूज अदर देन सेल, आपने गुड्स के साथ दुरुपयोग किया, फ्री में बांट दिया, कुछ भी किया, घर लेके गए, बीवी लेके चली गई, कुछ भी हो रहा है, दान धन कर दिया, कुछ भी किया, मशीनरी में, मैन्युफैक्चर में, किसी चीज में भी आपने उसको यूज कर लिया, तो आपको थोड़ा स्मार्टली एंट्री करनी है। अपने गुड्स को कम करना है, परचेस से नीचे लेस करना है, और उसको वहां से गुड्स निकाल के फ्री में दे दिया है तो वहां से लेस कर दो, नहीं तो कहां लिखो, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख दो, नहीं तो लेस से परचेस से लेस कर दो। ओके, कहां ले जाओ उसको,
पीएनएल के एडवर्टीजमेंट बोल दो, डोनेशन कर दिया तो भी अपन डोनेशन बोल दो, टू डोनेशन बोल दो, फ्री सैंपल में बेच दे दिया है तो एडवर्टीजमेंट बोल दो, यहां से निकाल लिया गुड्स विथड्रॉन बाय वाइफ, बना देना है चलो। सो वो ड्राइंग्स में चला जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, टू ड्राइंग्स, और बीच में क्या लिख देंगे नीचे, गुड्स का ड्राइंग्स है। समझ में आ रहा है क्या? मशीनरी बना रहे हो आप, मशीनरी बिल्डिंग और बिल्डिंग बना रहे हो, आपने गुड्स यहां से निकाला, गुड्स यूज फॉर बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो बिल्डिंग में कहाँ जाएगा, वो भी डेबिट में आने वाला है, टू। समझ में आ रही है क्या बातें? ये ध्यान रहेगा, मैंने सब चीजें यहाँ पर कवर की, मशीनरी हो बिल्डिंग हो सब आ गया। हाँ, कमीशन, अब यहाँ पास भी शहीद होते हैं बच्चे। अब बताओ ये तो किसको किसको ऑनेस्टली बताओ ये कंसेप्ट याद था कि ऐसा कुछ यहाँ पास है? और एग्जामिनर क्या करेगा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा बना दो ये पीएनएल बना दो, आप देख के खुश, और नीचे डाल देगा कमीशन का एक एडजस्टमेंट आफ्टर एंड बिफोर। अब बहुत बार ना वो बिफोर ही वाला डालेगा, ठीक है, तो भी आप शहीद हो जाओगे, क्योंकि कमीशन नहीं कुछ तो था, डिवाइड बाय 110 अपॉन दिस एंड दैट, हाँ पूरे कैलकुलेशन लगा के आओगे। तो ऐसे एडजस्टमेंट्स को बराबर से स्टार मार्क करके रखो, पढ़ाते वक्त भी स्टार मार्क करवाया था। ये मेरे ख्याल से रिवीजन नहीं चल रहा है कि रेगुलर लेक्चर चल रहा है, मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे को भी पता है और आपको भी पता है और दुनिया वाले देखने वाले सबको पता है कि सब एक फुल सम सॉल्व कर लेंगे। आप क्या नहीं देखने वाले हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कोई नहीं देखने वाला है और कोई उसको रिवीजन में ध्यान नहीं देने वाला है, मैं वो चीजें यहाँ पर कवर करवाए दे रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, अब आता है कमीशन और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन को चार्ज करने के पहले, अरे तो ठीक है ना, जो भी कमीशन को चार्ज करने के पहले क्या करो, नेट प्रॉफिट निकाल दो, लिखना नहीं है सिर्फ निकाल लो, जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर कमीशन चार्ज कर देना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कमीशन लिख देना, फिर उसके बाद क्या लिख देना, फिर से प्रॉपरली लेस करके नेट प्रॉफिट। क्या बोलो, समझ में आ रहा है क्या? सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन वो लैंग्वेज लिखेगा तब समझने का है। चार्ज कमीशन बिफोर नेट प्रॉफिट, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, आपको कमीशन चार्ज करना है जो कमीशन के पहले जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर, तो अपन स्ट्रेट कर देंगे। तो देखो लिखा है प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कैसे आप पीएनएल बनाओगे, कमीशन नहीं लिखोगे, ऑलमोस्ट पेंसिल से क्या लिख लेना, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ गया, उसके ऊपर रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100, डरने की जरूरत नहीं है, बोल रहा है जो प्रॉफिट आ गया फॉर एग्जांपल 10,000, उसके ऊपर 10% चार्ज कर दो बेटा, 1000, और 1000 कमीशन करने के बाद पहले कितना था प्रॉफिट, 10,000, 1000 कमीशन चार्ज कर दोगे, नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 9,000। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, डरना नहीं है। अब बोलेगा जब कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, बोलता है 10% देना है आपको, किस अमाउंट पे, कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है, अरे तो कमीशन तो चार्ज करने दो, बोलता है, लेकिन वो तो, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं, तो आपके पास नेट प्रॉफिट ही नहीं है और वो बोल रहा है कमीशन दे दो, ऐसे केस में क्या करा जाता है, कमीशन 10 है और ये क्या है समझ लेते हैं 100 है, सो और ये कितना है 100 कैसे आ रहा है, और ये आप समझ लेते हैं ये क्या है आपका 90 है, समझ में आ रहा है क्या, कुछ कुछ 90 बाकी एक्सपेंसेस है, 10 और ये है, और ये नेट प्रॉफिट समझ लेते हैं 100 है, ऐसा कुछ समझते हैं। सो ये 90 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है इसके पहले 10,000, वो किस, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या दो चीजें हैं, 100% प्रॉफिट भी है और प्लस कमीशन भी है, तो ये कितने के बराबर है, ये 110% के बराबर है, कैलकुलेटर आपके पास अब तो आ चुका है, तो ये जो 10,000 जो प्रॉफिट आ रहा है ये कितने के बराबर है, ये 110% के बराबर है। आधे, सोचो अब मेरे सामने सड़ी सड़ी शकल बना रहे हो, जब मैं बोल रहा था रिवीजन कर लो देख लो, क्या चीज चाहते थे मेरी जिंदगी से, हाँ, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, हमको चार्ज करना है कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, हमको कमीशन चार्ज करना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, लेकिन हमको क्या नहीं पता है, कमीशन भी नहीं पता है, हमको नेट प्रॉफिट पता है लेकिन कब का पता है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, और मांग रहा है, बोलता है ऐसे प्रॉफिट के ऊपर आपको परसेंटेज लगाना है जो आफ्टर कमीशन का प्रॉफिट हो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है।
रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कोई भी मगअप करने की जरूरत नहीं है, बेसिक सा लॉजिक है, ध्यान करो, ठीक से देखो। और देखो एक नॉर्मल है और दूसरा है जो भी प्रॉफिट आया है वो किसके बराबर है, 110%। नहीं याद आ रहा है, आफ्टर चार्जिंग है और कॉम्प्लिकेट लग रहा है, वो बोल रहा है बिफोर चार्जिंग है, सिंपल लगा दो। और आफ्टर चार्जिंग है कुछ उटपटांग बोल रहा है, तो क्या बना देना उसको, उस परसेंटेज को ऐड कर देना कि जो प्रॉफिट आ रहा है उसके अंदर दो पार्ट है, एक प्रॉफिट का है और दूसरा कमीशन है। अब कमीशन का कुछ भी परसेंट दे दे, आपके पास तो क्या है, यंत्र है। ओके, चले आगे। तो इसके अंदर यही चीज दी हुई है और वही चीज किया हुआ है उसने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ध्यान रखना वो कमीशन पेबल है कि क्या है बच्चा, इसी ऐसे मत करो मेरे साथ, मेरा वाला बस, हाँ बस कोई बात नहीं। वेरी गुड, चले आगे। अभी आ रहा है मजा, यहां तक हो गया। अब इसमें छोटा सा क्वेश्चन दिया है, इसकी कोई इज्जत नहीं है, बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, सिर्फ किस लिए है, जनरल एंट्री पास किया है। फुनसुक वांगड़ू है यहाँ पास, हाँ हाँ पता है, ठीक है। बैलेंस शीट में आते हैं, एक स्टेटमेंट है, प्रिपेयर पर्टिकुलर डेट के लिए होता है बैलेंस शीट बनाना। कैपिटल ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अपन कैपिटल बोलते हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात बता दी, अच्छा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे दिया है, क्या हो गया इसमें, इसमें कुछ था क्या, एसेट्स के अंदर लिक्विडिटी के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी एसेट्स को अरेंज नहीं करते हैं लिक्विडिटी के हिसाब से नहीं करते हैं, परमानेंसी के हिसाब से अपन क्या करते हैं, अपनी एसेट्स को अपन अरेंज करते हैं। जो सबसे ज्यादा परमानेंट एसेट्स है उसको सबसे पहले लिखेंगे एंड लाइकवाइज अपन लिखते जाते हैं। आ जाओ बच्चों, चलें अभी आगे। ये देखो परमानेंस के हिसाब से ये हम इस चीज को फॉलो करते हैं, पहले लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी। ओके, नोट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द फर्म, कैसा वो लिक्विड रखना चाहता है, परमानेंट अपना रख सकता है। लायबिलिटीज अकॉर्डिंग टू द एजेंसी के हिसाब से लिखी जाती है। एसेट्स के बारे में बताया है, करंट एसेट्स जो तुरंत आप उसको किस में कन्वर्ट कर लो, लिक्विड कैश में कन्वर्ट कर लो। लॉन्ग टर्म एसेट्स जिसको नॉट सोल्ड फॉर फॉर्मर, जब उसको बेचने के लिए नहीं रखा जाता है और उसका क्या रहता है, उसको कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। इंटेंजिबल एसेट जिसको आप देख सुन नहीं सकते हो बट उसकी एग्जिस्टेंस रहती है, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क गुडविल। हाँ, लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटी जिसको विद इन 1 ईयर पे करना है वो करंट लाइबिलिटी है, जिसको मोर देन 1 ईयर से ज्यादा में पे करना है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। कोई कोई लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म वाली एक ना एक दिन आके वो क्या बन जाती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, नहीं तो करंट लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि कोई अमाउंट ड्यू है जो नेक्स्ट ईयर पे करना है, वो क्या बन जाएगी, वो लास्ट ईयर 31 मार्च के पहले हम हमेशा क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। चलो समझ में आ रही है ना बातें। नेक्स्ट, जो लाइबिलिटीज है वो परमानेंसी के हिसाब से एसेट लिक्विडिटी के देखो हिसाब से। ये तो क्या है, अकाउंट्स इज साइंस एंड आर्ट। अब ये आपकी कला है, आप कैसे कैसे भी कर सकते हो कुछ भी। कोई आपको रोकने वाला है क्या, नहीं। चलो इसी तरह इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है, इसको एक बार आप लोग रिफर कर लेना। थोड़ा सा अलग टाइप का है, देखने में डराता है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल चीज को बताया गया है यहाँ पास, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देख लो मतलब मटेरियल में, लेटेस्ट मटेरियल में शायद तक अलग अलग नंबर से दिया रहेगा, बट यू नीड नॉट टू वरी, क्वेश्चन आप देख के ही समझ जाओगे। ओके, छोटा सा सम है, थापर जी का सम है। कौन सा इलस्ट्रेशन है, नहीं मिल रहा आपको, मिल गया, कौन सा इलस्ट्रेशन है, 7 ही है ना। अब क्या चाहिए आपको जिंदगी में, सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर जो सबसे पहले हमने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए देखा हुआ था कि जर्नल, जर्नलाइजिंग, एंट्री, पोस्टिंग, लेजर, फिर उसके बाद अपन क्या क्या बनाते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। ओपनिंग एंट्री के बारे में भी हमने देख लिया है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अपन की लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से अपन यदि ओपनिंग एंट्री करते हैं तो क्या डेबिट हो जाएगा, कैश बैंक। अब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं डेबिट होता है, कैश अकाउंट क्या बनता है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, उसमें हम अकाउंट करके नहीं लिखते हैं हम, इसलिए वहां कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिखते हैं। जब आप बनाओगे जर्नल एंट्री पास करोगे, इसने क्या लिखा, देखो ये देखो, दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, कैश अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये जितने अभी आइटम है इनको क्या कर दोगे आप, डेबिट, और इन सबको क्या कर दोगे, क्रेडिट, और आपकी क्या बन जाएगी, ओपनिंग एंट्री। पता रहेगा, याद रहेगा। इसी तरह इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, मैंने एक चीज बताया था एडजस्टमेंट के लिए अपन सॉल्व कैसे करते हैं, जो भी, अब ध्यान से सुनना, हम सॉल्व कैसे करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, आप लोग भी बच्चे देख रहे हैं।
सो जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं हम उनका आइटम क्या लिखते हैं, ए एंड एल लेफ्ट साइड ऑफ द आइटम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, जैसे एल एल ए ऐसे लिखेंगे। जो भी आइटम ट्रेडिंग एंड पीएनएल रिलेटेड है उसमें राइट साइड लिखते हैं ट्रेडिंग डेबिट, पीएनएल डेबिट तो टीडी पीडी दिख रहा है आपको, ट्रेडिंग क्रेडिट के लिए टीसी, ओके, पीएनएल क्रेडिट के लिए पीसी, इस टाइप से डिनोट करते हैं। अब आती है बात, हम जब जैसे ही नीचे एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं तो एडजस्टमेंट जैसे ही पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उस एडजस्टमेंट के रिलेटेड हम मार्क करते हैं कितनी लाइन हमको लीव करनी है। यदि उस ट्रांजैक्शन उस आइटम में एक एडजस्टमेंट है जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो एक एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ते हैं। लेकिन उसके अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, कुछ प्रीपेड सैलरी है, दो एडजस्टमेंट है, तो दो एडजस्टमेंट के लिए हमको कितनी लाइन छोड़नी है, 3 लाइन। और जहां जहां हमको जितने एडजस्टमेंट है, जैसे सैलरी के सामने एडजस्टमेंट है तो सिंगल एडजस्टमेंट तो सिंगल टिक, डबल एडजस्टमेंट तो डबल टिक, और डबल टिक करेंगे लेकिन लाइन कितनी छोड़ेंगे डबल टिक के लिए, 3 लाइन। एंड लाइकवाइज, समझ में आ रहा है, ये छोटे छोटे सम है, इनको इज्जत नहीं देना है, थोड़ा सा जो सम था मैंने बता दिया, जिसको इज्जत देनी थी आपको। ये देखो ओपनिंग एंट्री करने के लिए बोला है, छोटा सा है, एक बड़ा सा सम है अभी जिसका था आप सबको इंतजार। ये क्वेश्चन को देख ही लेना, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 को एक लेंथी सम है, गलती से अब आपको बड़े सम करने में ज्यादा मजा आता है तो एक बार कभी कर लेना। और यदि आपको सारे एडजस्टमेंट पता है, जैसे एडजस्ट नंबर 3, 4 एंड 6, 3, 4 एंड 6, 3, 4 एंड 6, 2 months ऑफ गोडाउन रेंट इज आउटस्टैंडिंग, तो मतलब जो ऊपर गोडाउन रेंट दिया हुआ है वो कितने मंथ्स का है, 10 मंथ्स का है, क्या है, 10 मंथ्स का है। समझ में आ रहा है क्या, अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट करना। फोर्थ वाले में इंटरेस्ट ऑन लोन टू विश्वनाथ इज पेबल एट द रेट 12% पर एनम, लोन वाज टेकन ऑन, तो उसने डेट दे दिया, रेट दे दिया है, तो आपको क्या करना है, लोन अमाउंट के अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है ऑलरेडी, तो अपन को डिफरेंस फाइंड आउट करना रहता है। ये सब तो अभी आप लोग एक्सपर्ट हो, इसमें मैं नहीं आपको हेल्प करूंगा। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 40,000 पेड टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी LIP ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में, बैलेंस इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड ऑफ ये, तो एक क्या बना जाएगा, ड्राइंग्स बन जाएगा, और एक आपका बिजनेस में चला जाएगा, इंश्योरेंस कवर द पीरियड है, ओके। सो इसको देख लेना एक बार आप लोग। अब आते हैं जिसका था आप सबको इंतजार, प्रोविजन एंड रिजर्व के ऊपर, जिसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ चुका है। अब देखो उसने क्या बोला है, प्रोविजन वो होता है कि हमको पता रहती है चीजें कि ये फ्यूचर में जाके होने वाला है, अप्रोक्सीमेटली अमाउंट के साथ पता रहता है कि ये एक्सपेंस हमारे होने वाले, लेकिन हमको एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं होती है। क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ में, लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, आपको टेक्निकल लेवल में पढ़ना है तो डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल, डिमिनिशन एंड दिस एंड दैट आर नोन लायबिलिटी ऑफ विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी के साथ हमको इन सब के बारे में पता नहीं रहता। जैसे प्रोविजन is measured only by using a substantial degree of estimation, provision of discount on debtors, provision for bad debts, तो ये सब टाइप के प्रोविजंस हैं, ओके। अब डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हो, आपको पता है क्या मेरी एसी में इतना डेप्रिसिएशन अभी तक में इतना लग चुका होगा, बता सकते हो क्या, घुस जाओ देखो बताओ कितना डेप्रिशिएट हुआ है, बता सकते हो क्या, नहीं, इट्स अ एस्टिमेट। आपके पास कोई बेटर कैलकुलेशन तरीका हो तो हम अलग टाइप का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं, गॉट माय पॉइंट। तो ये सब क्या है, एस्टिमेट है। It is thus evident that the provisions are charged against the profit. क्यों, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, हमको इस साल मालूम पड़ा इसलिए हमने इस साल के प्रॉफिट से उसको चार्ज किया है और निकाल दिया, उसका प्रॉफिट कम कर दिया। आने वाले भविष्य में एक्चुअल में वो हमारा एक्सपेंस होने ही वाला है, दैट इज अ प्रोविजन। समझ में, while reserves is an appropriation of profit, पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, बिल्डिंग रिजर्व बना रहे हो, ये फंड बना रहे, वो फंड बना रहे, जनरल रिजर्व बना रहे, स्पेसिफिक रिजर्व बना रहे, आप जबरदस्ती आप कोई, मेरे बातों से कुछ समझ में आ रहा है, बिल्डिंग रिजर्व, आप कुछ एसेट्स क्रिएशन के लिए कुछ पैसा साइड में रखते हो, बच्चों की शादियों के लगते निकाल के रखता होगा, आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आपके पेरेंट्स अपने बिजनेस से निकाल के रख रहे हैं, वो क्या है, मैरिज फंड या मैरिज रिजर्व बना रहे हैं। बिल्डिंग, उनको फ्लैट या बिल्डिंग बनाना है, उनको तो बिल्डिंग रिजर्व बना रहे हैं। व्हाट इज डूइंग, वो क्या है, क्या किसी को पे करना है क्या अपन को फ्यूचर में चल के कंपलसरी है, दैट इज स्पेसिफिक। हम चाहें इन फ्यूचर नहीं बनाना बिल्डिंग, बोलो तो वो अपना ही प्रॉफिट है ना, बच्चे ने बोल दिया नहीं करनी शादी, बताओ, प्रॉफिट तो अपना ही है ना, समझ में आ रहा है, इट इज नॉट चार्ज टू द प्रॉफिट। अब हमारा हमको पॉकेट मनी मिलती है तो हम उसको क्या करते हैं, ये मेरे बर्थडे के लिए है, ये मेरे वैलेंटाइन डे के लिए है,
ठीक है, ये गर्लफ्रेंड दूसरी नंबर वाली गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए है। तो व्हेन यू आर, दैट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ योर पॉकेट मनी। और एक्चुअल में जब गर्लफ्रेंड पहले ही भाग गई तो वो तो क्या होगा, एक्सपेंस तो होगा ही नहीं। बर्थडे के पहले भसड़ मच गई तो फिर बर्थडे नहीं होगा। लेकिन ये तो कंपल्सरी नहीं, लेकिन आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए जो आपने एलोकेट करके रखा हुआ है कि हाँ आपको क्लास आना है और खर्चे होने वाले हैं पेट्रोल या बस के लिए, समझ में आ रहा है। सो अब आते हैं, बड़े मजे से सीख लियो, अभी बताओ, अब सब तो लिखा ही हुआ है। डेप्रिसिएशन क्या है, प्रोविजन है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, वो तो लॉस है, एक्सपेंस है, वो तो डायरेक्टली ये ना प्रोविजन है ना तो रिजर्व है। इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये क्या है, खुद बोल रहा है वो प्रोविजन है। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ना तो रिजर्व है आपका ना तो प्रोविजन है, ये तो क्या है, ओनर को प्रॉफिट देने की वाली बात है जो कि प्रपोज कर दिया गया है। ये कोई रिजर्व नहीं है कि बना के रखेंगे हम, ये तो देना है, अभी आपको 7 दिन के अंदर निकालना पड़ेगा बच्चों। रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये एक टाइप का रिजर्व है जो आपका प्रॉफिट बचा है। एंड टैक्स लायबिलिटी आपके लिए प्रोविजन है कि आपको चल के आगे चल के पे तो करनी है, लेकिन एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी कब पता चलेगी, जब पे करने, समझ में आ रहा है। इसी तरह यहाँ पास है, अभी ये वाली चिंदी चीज भी तो नहीं पढ़ाऊं ना, ये जितने भी एडजस्टमेंट है बताओ। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐड होगा जो इसका एक्सपेंस है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी। ऐसे नहीं बताते हैं बच्चों। पीएनएल डेबिट में क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होगा, और कहाँ जाएगा, लायबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या, अपन को इसमें बात करने का है लैंग्वेज में। हम किस लैंग्वेज में बात करेंगे, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट के लैंग्वेज में। प्रीपेड एक्सपेंस हमने एडवांस में पे किया है तो पीएनएल डेबिट से हटा देंगे, हमारे लिए एसेट्स है। इनकम आउटस्टैंडिंग, हमारी इनकम, मतलब पीएनएल क्रेडिट में प्लस करेंगे और हमारे लिए एसेट्स है। इनकम रिसीट में एडवांस, ओ आपकी इनकम नहीं है, पीएनएल क्रेडिट से माइनस करेंगे, और ट्रेडिंग या पीएनएल जो भी आपका है, ये भी ट्रेडिंग और पीएनएल जो भी रहेगा इनकम, हाँ ठीक है। लायबिलिटी साइड में ये आपका रहेगा इनकम रिसीटमेंट एडवांस है। बैड डेट्स यदि एडजस्टमेंट में दिया है तो पीएनएल डेबिट प्लस और एसेट से माइनस करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, पीएनएल डेबिट प्लस पकड़ते हैं और एसेट से माइनस करेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन एसेट से माइनस, पीएनएल डेबिट में प्लस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर्स नहीं, हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पास। कैपिटल में ऐड करेंगे, और कैपिटल में ऐड करेंगे तो अपन क्या करेंगे, लायबिलिटीज में समझ लेते हैं, प्लस कर देंगे, दूसरा पीएनएल में डेबिट कर देंगे। ओके, हमारा एक्सपेंस है ये। अब आप बोल सकते हो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ये आउटस्टैंडिंग नहीं है पीएनएल में डायरेक्टली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताओ, क्रेडिट और लायबिलिटीज से माइनस, माइनस और पीएनएल का क्रेडिट। लॉस बाय फायर, देखो ये हो गया यार, सब बार बार वही चीज पढ़ा रहे हो हमको, लिमिटेशन है, ठीक है। सो दिस वे आप जाने अनजाने में आपने बहुत सारे कंसेप्ट जो छोटे 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 सबको अपन ने कवर कर लिया है। आप कोशिश करिए, मेरे को पता है आप सब लोग पास ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से और ये सब चीजें रेफर कर ही रहे हो, वो तो आपका कवर हो ही जाएगा। अब बचता है आपका सेकंड पार्ट, तो हम अपने ब्रेक के बाद अपने नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो कि क्या रहेगा आपका, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के भी फंडामेंटल और कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे ताकि आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस आ जाए। अब मैं यहाँ पर फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, सो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक में मेरे क्लास का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें रिक्वेस्ट कर लें, आपको बहुत सारे सम्स मिल जाएंगे अकॉर्डिंगली। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस सेशन, टेक केयर, बाय बाय।